हाँ जी। क्या हुआ? चलो भाई, चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बाद में बना लेना बर्थडे। हैप्पी फेक बर्थडे बेटा। चलिए। पेज नंबर, अभी पेज नंबर है ना, 4 टॉपिक 5 टॉपिक आज एक साथ होंगे। मैं कुछ कॉमन पॉइंट्स की बात कर रहा हूं। कॉमन पॉइंट्स जो स्पेशली चैप्टर 9 की यूनिट 2 में यूज होते हैं। ठीक है। ये कॉमन पॉइंट अप्लाई होते हैं ऑडिट ऑफ ट्रस्ट, ऑडिट ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेजेस, होटल, हॉस्पिटल, क्लब, सिनेमा हॉल एटसेट्रा। इनमें ये चैप्टर 9 है ना, इसलिए बनाया गया है कि अब हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको हम अगर किसी भी एंटिटी की ऑडिट पे बिठा दे तो आप ऑडिट कर सकते हो। तो सारे पॉइंट इसने क्या कर रखे हैं, मिक्स कर रखे हैं। तो एग्जाम में ये जो बुक में दे रखे हैं ना, होटल, हॉस्पिटल, ये एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन क्रिएट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल की एक मेगा इवेंट हो रही है स्पोर्ट्स की, और आपको इनकी ऑडिट करनी है कि एक मेगा इवेंट हुई है 1 महीने के लिए, दिल्ली के स्टेडियम में हुई है, और उसकी टोटल इनकम जो आई है सारे खर्चे काट पीट के, वो लास्ट में 100 करोड़ की बची है। इवेंट के ऑर्गेनाइजर को डाउट है कि ये इनकम कम है, या इनकम टैक्स वालों को डाउट है कि आपने इनकम कम दिखाई हुई है। तो आपको ऑडिटर अपॉइंट किया गया है इस इवेंट की ऑडिट करने के लिए। तो आप ऑडिट करते हुए किन किन बातों का ध्यान में रखोगे? अब जैसे इवेंट वाला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 की यूनिट 2 में कहीं नहीं है, बट एग्जाम में आ चुका है ये 6 नंबर का। तो अब यहां पर आपको क्या करना है, जो जो चैप्टर में हम पढ़ चुके कि इनकम की ऑडिट कैसे होती है, एक्सपेंसेस की ऑडिट कैसे होती है, आपको सारे पॉइंट क्लब करके उसको यूज करना होता है। बट अगर मान लीजिए एग्जाम में अगर आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा कि सर दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो कुछ कॉमन पॉइंट है जो लगभग अप्लाई हो जाते हैं हर जगह पर। सबसे पहले होती है प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज। किसी भी कंपनी की अगर ऑडिट, सॉरी, किसी भी एंटिटी की ऑडिट करने जाओगे तो कुछ स्टार्टिंग एक्टिविटीज होती है जो आपको परफॉर्म करनी होती है। वो एक्टिविटीज कौन कौन सी है? थैंक यू दीदी। हाँ, सबसे पहले ऑब्टेन दी नॉलेज ऑफ स्टेटस ऑफ एंटिटी या ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका स्टेटस क्या है, वो एक पार्टनरशिप फर्म है, वो एलएलपी है, कंपनी है, क्या चीज है? इससे क्या पता लग जाएगा? आपके ऊपर कौन कौन से लॉ अप्लीकेबल होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप एक हॉस्पिटल की ऑडिट करने चले गए, तो पहला ही क्वेश्चन क्या होगा कि ये जो हॉस्पिटल है भाई, ये सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है या पार्टनरशिप है या कंपनी है, ठीक है, या सोसाइटी है? वो कहता है सर इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है भाई, उसके एक्ट के हिसाब से अप्लीकेबल लॉ भी तो चेक करूंगा। अगर मान लो आप कंपनी हो, अंडर सेक्शन 8 कंपनी हो, आपका हॉस्पिटल जो है अंडर सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है, तो फिर मैं कंपनी एक्ट के प्रोविजन का कंप्लायंस चेक करूंगा ना। अगर आप एक ट्रस्ट हो, रजिस्टर्ड ट्रस्ट हो, तो रजिस्टर्ड ट्रस्ट के प्रोविजन अप्लाई करूंगा मैं। सबके एप्लीकेबल एफआरएफ क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं ना। हाँ, इसलिए जानना जरूरी है कि आपका स्टेटस क्या है और आपके ऊपर लॉ कौन कौन से एप्लीकेबल होते हैं। क्या ये बात हमने एसए 315 में नहीं पढ़ी थी? Identifying and assessing the risk of material misstatement through the understanding of entity and its environment, including internal control system and accounting system. अच्छा, ये तीसरी लाइन भी लिख लेते हैं। Obtain the understanding of इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ये सारी बातें
चैप्टर नंबर 3 में पड़ी हुई है, टू असेस द रिस्क एंड प्लान ऑडिट प्रोसीजर अकॉर्डिंगली। ओके, उसके बाद obtain the list of books to be maintained। आपको कौन कौन सी बुक्स मेंटेन करनी पड़ती है उसकी लिस्ट दे दो। ये हमने सोसाइटी में पढ़ा था, कोऑपरेटिव सोसाइटी में पढ़ा था कि 3 तरह की बुक तो देखो लगभग सभी एंटिटीज में कंपलसरी होती है, कितनी सेल हुई, कितनी परचेज हुई, कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटी है, और कितना कैश आया, कितना गया। इसके अलावा जो बुक्स होती है वो आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करती है। तो आपके बिजनेस में आप कौन कौन सी बुक्स मेंटेन करते हो उसकी लिस्ट दे दो भैया, ताकि मैं ये चेक कर सकूं ऑडिट में कि तुमने वो बुक्स मेंटेन कर रखी है या नहीं कर रखी है। ठीक है, उसके बाद में प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज में चेक मिन्यूट। जैसे कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, मेंबर्स की मीटिंग होती है, ऐसे ही हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट तो होगी, उसका नाम डायरेक्टर नहीं है, सपोज करो ट्रस्टी है तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग होती है। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स, और पार्टनर्स की क्या होती है, मीटिंग होती है। तो चेक मिन्यूट ऑफ मीटिंग्स ऑफ ट्रस्टीज, डायरेक्टर्स, मेंबर्स, वट एवर द केस। मैनेजमेंट तो हर एंटिटी में होती है ना, मैनेजमेंट है तो मीटिंग होती होगी। हर मीटिंग की क्या चाहिए, मुझे मिनट देखनी है, ये देखने के लिए कि जो मोटे खर्चे किए गए हैं वो अप्रूव्ड है या नहीं है, जो बोरोइंग की गई है वो अप्रूव्ड है या नहीं है, इस टाइप की चीज चेक करने के लिए। ये कॉमन पॉइंट है। अगर किसी चीज की ऑडिट आ गई और आपको लगता है ये जो ऑडिट हमारी बुक में कवर्ड नहीं थी और हमें इसके पॉइंट याद नहीं आ रहे, तो ये कॉमन पॉइंट आप लिख सकते हो प्रीलिमिनरीज में। उसके बाद हम क्या चेक करते हैं, एसेट्स। उसके बाद हम क्या चेक करते हैं, एसेट्स। और फिर क्या चेक करेंगे, लाइबिलिटीज। कॉमन पॉइंट एसेट में सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, कॉमन पॉइंट प्रॉपर क्लासिफिकेशन चेक करो। प्रॉपर क्लासिफिकेशन एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। जो भी आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, आपके पास शेड्यूल 3 अप्लाई नहीं होता कंपनी एक्ट का, बट कोई रेगुलेशन तो अप्लाई होती होगी जो आपको ये बताती होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको कैसे ड्रॉ करनी है। तो आपने एसेट्स को, जैसे एग्जांपल इसका लिया जाए, फिक्स एसेट्स वर्सेस करंट एसेट्स, कौन कौन सी फिक्स एसेट्स है और कौन कौन सी करंट एसेट्स है। ओके, फिजिकली वेरीफाई कैश, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा। इनको तो फिजिकली वेरीफाई किया जा सकता है, कैश को, इन्वेस्टमेंट को, स्टॉक को, तो इनको आपको फिजिकली वेरीफाई करना चाहिए। प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ ऑल एसेट्स, सभी एसेट्स को आपने प्रॉपरली वैल्यू कर रखा है। एग्जांपल, डेप्रिसिएशन चार्ज कर रखा है, नहीं कर रखा है, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, आपने फिक्स एसेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रखा है या नहीं कर रखा है, ये तो चेक करोगे। ये तो कॉमन पॉइंट है भाई। अगर किसी कंपनी की बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा नहीं होगा, एसी लगा रखा तो एसी पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा या नहीं होगा, ये तो कॉमन प्रैक्टिस है। हाँ, एसेट किसके नाम पे होनी चाहिए, ओनरशिप इन द नेम ऑफ एंटिटी। ओनरशिप किसके नाम पे होनी चाहिए, एंटिटी के नाम में होनी चाहिए। कॉमन बात है यार, ठीक बात है। तो देखो, प्रॉपर डिस्क्लोजर, एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन और लास्ट में प्रॉपर डिस्क्लोजर एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। प्रॉपर क्लासिफिकेशन होनी चाहिए, प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए, फिजिकल वेरिफिकेशन वगैरह कर लो अगर पॉसिबल है तो, वैल्यूएशन चेक करना प्रॉपर है या नहीं है, जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रखा है या नहीं कर रखा। क्लियर है, ओके। लाइबिलिटीज में क्या चेक करोगे, पहला पॉइंट सेम,
प्रॉपर क्लासिफिकेशन होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। ये वाला पॉइंट तो आएगा ही नहीं, लाइबिलिटीज का फिजिकल वेरिफिकेशन थोड़ी होता है, बट आपको ये पॉइंट चेक करना है कि वैल्यूएशन प्रॉपर है या नहीं है, लाइबिलिटीज की अमाउंट सही दिखाई गई है या नहीं दिखाई गई। ओनरशिप इन द नेम ऑफ एंटिटी, लाइबिलिटीज किसके नाम पे होनी चाहिए, इन द नेम ऑफ एंटिटी। फॉर एग्जांपल लोन एग्रीमेंट किसके नाम पे होना चाहिए, एंटिटी के नाम पे होना चाहिए। प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए अप्लीकेबल एफआरएफ के अकॉर्डिंग। 4 पॉइंट ये आगे कॉमन इसके। उसके बाद आते इनकम एंड एक्सपेंसेस। भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हर जगह ही बनेगी ना बेटा, बैलेंस शीट में क्या आएंगे, एसेट लायबिलिटी, पी एंड एल में क्या आएगा, इनकम एक्सपेंसेस। इनके लिए कॉमन पॉइंट क्या है, सबसे पहला चेक वेदर ऑल इनकम आर रिकॉर्डेड। सारी की सारी इनकम रिकॉर्ड कर ली गई है, ये चेक करो। चेक द अमाउंट, जो अमाउंट है इनकम की वो सही है या नहीं है। मतलब एग्जांपल, अगर कोई इनकम अनएक्रूड रिसीव हो गई है, अगर कोई प्रीपेड इनकम है, नहीं प्रीपेड नहीं, आउटस्टैंडिंग या एक्रूड इनकम बोल लो, तो इनकी क्या होनी चाहिए, प्रॉपर एडजस्टमेंट होनी चाहिए, प्रॉपरली एडजस्टेड। उसके बाद प्रॉपर क्लासिफिकेशन होनी चाहिए, प्रॉपरली क्लासिफाइड एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। जैसे कैपिटल इनकम, रेवेन्यू नेचर की इनकम, इसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन होना चाहिए, प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए। एक्सपेंसेस में पहला पॉइंट सेम, चेक करो सारे एक्सपेंस आ गए या नहीं आ गए। दूसरा पॉइंट भी सेम, अगर कोई प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है उसकी प्रॉपर एडजस्टमेंट हुई है या नहीं हुई। प्रॉपरली क्लासिफाइड, हाँ। एक्स्ट्रा पॉइंट में क्या आ गया, हर एक्सपेंस का क्या होगा, बिल होगा। चेक सपोर्टिंग, अगर परचेज हुई है तो परचेज का बिल होना चाहिए। रेंट पे किया है तो रेंट एग्रीमेंट चेक करो। बिजली का बिल पे किया तो बिजली का बिल चेक करो, एटसेट्रा। सबकी सपोर्टिंग चेक करना है, ठीक है। चेक करना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का खर्चा ही पी एंड एल में आएगा, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर यहां नहीं आएगा। चेक सपोर्टिंग, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बीच में प्रॉपर डिस्टिंग्यू कर रखा है नहीं कर रखा है, ये भी चेक करना पड़ेगा। कोई दिक्कत यहां तक। पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं होने चाहिए, पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं होने चाहिए, ये कॉमन पॉइंट है, ठीक है। आगे आओ, ये लिख लिया।
अब हम इनकम की बात करें, इसी के नीचे लिखना है इनकम, सोर्स ऑफ इनकम। अब है ना, ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के यूज करने पड़ेंगे पॉइंट। अगर आप किसी स्कूल की ऑडिट करने चले गए तो वहां पर इनकम का सोर्स क्या होगा? स्टूडेंट से फीस। कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑडिट आ गई तो स्टूडेंट फीस। अच्छा, कोई ट्रस्ट है, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसकी इनकम का सोर्स क्या होगा? डोनेशन। मेंबर सब्सक्रिप्शन, पहले क्या आएगा? मेंबर्स का सब्सक्रिप्शन। तो बहुत सी ऑडिट आपको ऐसी मिलेगी जिसमें आपको पता लग जाएगा कि भाई यहां पर मेंबर्स का क्या आता है? सब्सक्रिप्शन आता है। तो इसको कैसे चेक करोगे? सबसे पहले ऑब्टेन द लिस्ट ऑफ मेंबर, सभी मेंबर्स की लिस्ट दे दो, आपके कितने मेंबर्स हैं और उनसे कितनी फीस ड्यू बनती है और कितनी फीस कलेक्ट हुई। कितनी फीस ड्यू हुई है और कितनी फीस कलेक्ट हुई है। जितनी ड्यू हुई उतनी कलेक्ट हो गई, ऑल कलेक्टेड, ओके है। डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। दो बातें होंगी, या तो डिफरेंस किस चीज का है? फीस ड्यू हो गई बट कलेक्ट नहीं हुई, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, या किसी ने ज्यादा दे दिए कि मंथली सब्सक्रिप्शन होता है, आपने क्या किया? एक साथ पे कर दिया पूरे साल का, ठीक है। तो ये क्या आ गया? प्रीपेड या एडवांस सब्सक्रिप्शन। तो बताइए, क्या ये इनकम में आना चाहिए? प्रीपेड, ये इनकम में नहीं आएगा, ये कहां आएगा? लाइबिलिटी साइड में आएगा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है तो ये कहां आएगा? इनकम है, हाँ है। एसेट है, बिल्कुल। बट अगर इसको ड्यू हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका है तो इसके लिए क्या बनना चाहिए? तो फिर इसके लिए क्या बनाना चाहिए? प्रोविजन बनाना चाहिए। या फिर इसको क्या कहां लेके जाओ? बैड डेट्स, और मेंबरशिप कैंसिल कर दो। समझ में आया? ये सारे पॉइंट पड़े हुए हैं इनकम में। दूसरा इनकम का सोर्स किसका आएगा बताओ? चैरिटेबल ट्रस्ट, स्कूल, कोई स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, कोई हॉस्पिटल है, तो दूसरी इनकम किससे आती है? गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट, ये इनकम का दूसरा सोर्स। गवर्नमेंट से क्या आती है? ग्रांट आती है। तो बेटा ग्रांट आई होगी तो उसके साथ क्या आया होगा? एक लेटर जरूर आया होगा, चेक द कंडीशंस ऑफ ग्रांट। ग्रांट की कंडीशंस क्या है पहले ये चेक करो, क्योंकि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन उस ग्रांट की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रही है तो आपको ग्रांट क्या करनी पड़ेगी? वापस करनी पड़ेगी। चेक द कंप्लायंस ऑफ कंडीशंस। एग्जांपल, ग्रांट is used for stated purpose only। ऑडिटर चेक करेगा जिस पर्पस के लिए ग्रांट दी गई है उसी पर्पस के लिए ग्रांट यूज हो रही है या नहीं हो रही है। क्योंकि अगर आपने उसे किसी और पर्पस के लिए यूज किया तो फिर आपकी ग्रांट कैंसिल हो जाएगी, आपको ग्रांट वापस करनी पड़ेगी। ओके। तीसरा मेजर का इनकम सोर्स क्या होता है बताओ? डोनेशन। डोनेशन, तो सबसे पहले ऑब्टेन द लिस्ट ऑफ डोनेशन। आपको कितना डोनेशन रिसीव हुआ, प्रॉपर क्लासिफिकेशन। दो तरह के डोनेशन होते हैं, एक जनरल पर्पस और एक स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस को किसी भी पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है,
स्पेशल पर्पस को उसी पर्पस के लिए यूज किया जाएगा जिस पर्पस के लिए डोनेशन दिया गया है। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल को कैंसर बीटिंग बनाने के लिए डोनेशन दिया गया, तो हॉस्पिटल उस पैसे को उसी पर्पस के लिए यूज कर सकता है, किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकता। किसी बंदे ने 1 लाख रुपए डोनेशन दे दिया, हॉस्पिटल को कुछ नहीं कहा, तो इसका मतलब हॉस्पिटल उसे किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकता है। पॉइंट समझ में आया? तो अब आपको ये पॉइंट जो है ना वाइजली यूज करने की, कहा मुझे डोनेशन का पॉइंट डालना है, कहा मुझे ग्रांट का पॉइंट डालना है। ऐसा नहीं है कि मान लो कोई सिनेमा हॉल की ऑडिट आ गई और वहां पर आपने ग्रांट का पॉइंट डाल दिया कि कुछ याद नहीं आ रहा तो धक्के का भी पड़ा, सिनेमा हॉल को काहे की ग्रांट भाई, डोनेशन का पॉइंट डाल दिया सिनेमा हॉल में, ऐसा नहीं आएगा। ये कहां चल जाएगा? स्कूल में, चैरिटेबल ट्रस्ट में, ठीक है, यहां चल जाएंगे, हॉस्पिटल में भी चल जाएगा। पॉइंट क्लियर? तो ये देखो कितने सारे पॉइंट हो गए, अब 5 पॉइंट तो ये हो गए, 6 7 8 9 10 11 12 13, सॉरी ये नहीं आएगा यहां पर, 12 13 14 15 16, बेटा दोनों खड़े हो, बाहर निकलो, तुम खड़े हो, बाहर जाओ क्लास से, जाओ जाओ, नहीं बेटा काफी देर होगी, जाओ, इतनी साइंस तो रखनी चाहिए, चलो जाओ क्लास से बाहर, कोई आज का काम थोड़ी है तुम्हारा, नहीं पढ़ना है, जो बाकी बच्चे नहीं आ रहे उसकी तरह घर बैठो आराम से लेक्चर लगा लेना, तुम्हारे ऐप में मिल जाएंगे तुम्हें। 17 18 19 20 21, उसके बाद ये पॉइंट तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, तो एटलीस्ट आपको मैंने 20 पॉइंट दिखा दिए। एग्जाम में अगर 16 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 8 पॉइंट तो मांगेगा वो आपसे, सॉरी 16 नंबर क्वेश्चन आएगा, 8 नंबर क्वेश्चन आएगा तो 16 पॉइंट मांगेगा, तो आप लिख सकते हो आराम से, बट ये तब है जब कोई पॉइंट माइंड में ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है। चलो अब बुक में आ जाओ। यहां से स्टार्ट करना, पेज नंबर 9.35 पर, ऑडिट ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में है, 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। हाउ विल यू वेरीफाई द, सॉरी हाउ विल यू परफॉर्म द ऑडिट ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन? जनरल मतलब प्रिलिमिनरी, स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लॉ, आप कौन से लॉ में रजिस्टर्ड हो, सेटअप, क्योंकि एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कंपनी एक्ट में भी रजिस्टर्ड हो सकती है, ट्रस्ट एक्ट में भी रजिस्टर्ड हो सकती है, सोसाइटी एक्ट में भी रजिस्टर्ड हो सकती है, तो आप कौन से एक्ट में रजिस्टर्ड हो, ठीक है। वेरीफाई वेदर द इंस्टीट्यूशन इज बीइंग मैनेज्ड एज पर लॉ, मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्टिविटीज हो रही है वो लॉ के अकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है। उसके बाद इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करना पड़ेगा, स्पेशली रिगार्ड टू अकाउंटिंग ऑफ अमाउंट कलेक्टेड, जो आपको डोनेशन रिसीव होता है उसके ऊपर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना जरूरी है, कहीं वो पैसा गायब तो नहीं हो रहा, ठीक है। आपकी डिटेल दे दो इनकम की और एक्सपेंडिचर की, कितना पैसा आता है आपके पास और उसको बैंक में डिपॉजिट आप रेगुलरली कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और मुझे ट्रस्ट डीड चेक करवा दो आपकी। मेजर इनकम कहां से आएगी? सब्सक्रिप्शन से और डोनेशन से, ओके। तो सबसे पहले हम ये पूछेंगे कि मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन की फीस में इस साल कोई चेंज आया है? अगर आया है तो इस साल रिकवरी किसके हिसाब से होनी चाहिए? चेंज फीस के हिसाब से होनी चाहिए, ओके। जब कोई हमें डोनेशन पे करेगा तो हम उसको क्या इश्यू करेंगे? रिसीट, ऑफिशियल रिसीट आर इश्यूड, ठीक है।
कंट्रोल होना चाहिए ओवर अनयूज्ड रिसीट। ये पॉइंट क्यों आया बताओ? इनकम टैक्स में एक पॉइंट दे रखा है कि अगर मैं डोनेशन देता हूं तो उसकी मुझे क्या मिलती है? डिडक्शन मिलती है। ठीक है, 80D में डिडक्शन होगी। तो बहुत सारी एनपीओ एनजीओ ऐसी है बेटा जो ये डोनेशन आपसे दिखा दे कि हमने डोनेशन ले लिया आपसे। सपोज करो आपने 10 लाख का डोनेशन ले लिया, उसमें वो अपना कमीशन काटेगी 5% और बाकी पैसा आपको कैश में दे देगी। आपके रिकॉर्ड्स के हिसाब से आपने कितना डोनेशन दे दिया? 10 लाख, जबकि वो फेक है। वो आपसे 10 लाख का डोनेशन लेंगे, अपनी बुक्स में वो दिखाएंगे हमने आपसे डोनेशन रिसीव कर लिया, और दिखा देंगे हमने गरीबों के ऊपर खर्च कर दिया। आपको इनकम टैक्स में क्या मिल जाती है? डिडक्शन मिल जाती है। ये अनयूज रिसीट जो होती है ना, उनकी जो बच गई है वो बिकती है कि लो हम अपनी रसीद बुक दे देंगे, इसमें अमाउंट भर देना और इनकम टैक्स में क्या क्लेम कर लेना? डिडक्शन क्लेम कर लेना। तो उसके ऊपर कंट्रोल होना जरूरी है कि जो अनइश्यूड रिसीट है वो बाहर ना जा सके। ये प्रॉपर अथॉरिटी के पास होनी चाहिए। ओके, ऑब्टेन ऑल रिसीट बुक, सारी रिसीट बुक ले लो, उसकी टेस्ट चेकिंग करेंगे विद कैश बुक। सर इस साल आपने जितनी डोनेशन लिए होंगे तो आपने रसीद बुक तो काटी होगी। कहता बिल्कुल, वो लाना, ले आए। उसमें से हम रेंडमली कुछ पर्चियां उठा लेंगे कि सर ये दिखा रहा है कि 12 जुलाई को आपको 50,000 का डोनेशन मिला, तो 50,000 की डोनेशन की कैश बुक में एंट्री चेक करवाओ। इससे क्या पता लग रहा है? आप सभी रिसीट बुक की एंट्री कैश बुक में कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। रैंडमली चेक करेंगे सैंपलिंग बेसिस पे। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ कि जो रिसीट बुक है वो मंगवा लो। इसमें से रैंडमली हम क्या करेंगे? रैंडमली पिक करेंगे, रैंडम पिक करो कुछ पेजेस को, और उसको कहां ट्रेस करो? ट्रेस इन कैश बुक। सर इसकी एंट्री कैश बुक में दिखा दो, तो मैं चेक कर रहा हूं कि आपके रिकॉर्ड्स पूरे हैं या नहीं है। पॉइंट सब में आ गया? मुझे प्रिंटेड लिस्ट चाहिए, लिस्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन। इस साल आपको कितने डोनेशन रिसीव हुए, कितने सब्सक्रिप्शन रिसीव हुए, और इनका टोटल जो है वो अकाउंट्स में दिखा रहे हो या नहीं दिखा रहे हो। तो आपको लिस्ट दी कि हमें इस साल कितना डोनेशन रिसीव हुआ, सपोज करो 2 करोड़ का, तो बुक में कितना आना चाहिए? 2 करोड़। बुक में कम दिखा रहे हो या ज्यादा दिखा रहे हो, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है बॉस। ये फिर से पॉइंट आ गया, एग्जामिन द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक रिगार्डिंग मनी रिसीव्ड फ्रॉम बॉक्स कलेक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉक्स कलेक्शन? मंदिर वगैरह में गए हो, मंदिर में ना डोनेशन बॉक्स बने होते हैं, तो उस डोनेशन बॉक्स में आप पैसा डाल देते हो। अब उसकी कौन सी पर्ची कटेगी भाई? उसकी तो पर्ची भी नहीं कटेगी। तो अब एक बात बताओ, मान लो मंदिर के पुजारी ने डोनेशन बॉक्स खोला, ठीक है, अब वो काउंट करेगा कि इस डोनेशन बॉक्स से कितने पैसे निकले, और उसके बाद वो लिख देगा बुक में इस डोनेशन बॉक्स नंबर 7 से सपोज करो 25,000 रुपए निकले। ऐसा भी तो हो सकता है कि जब उसने डोनेशन बॉक्स खोला तो जो 500 के बड़े नोट थे वो उसने अपने पास रख लिए, और क्या बोल दिया 25,000 रिसीव हुए, जबकि 30,000 रिसीव हुए। कैसे पता लगेगा बताओ? पता लग सकता है, इसकी तो पर्ची नहीं कटी हुई। इसके ऊपर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसे चेक करोगे? वैष्णो देवी गए हो कभी? कोई भी नहीं गया? वैष्णो देवी में बहुत चढ़ावा आता है बेटा, तिरुपति बालाजी मंदिर में भी आता है, सब जगह आता है। वहां पर काउंटिंग कैसे होती है? अब तो मोदी ने 2-2 हजार रुपए के नोट बंद कर दिए, नहीं तो 2-2 हजार के नोट भी निकलते हैं डोनेशन बॉक्स से। बताओ कैसे कैसे चेक करते हैं? वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए एक होल होता है, और बॉक्सेस को वहीं पर चेक किया जाता है। सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, और सारा जो होल बना हुआ ना उसमें सारे दरवाजे किसके? शीशे के हैं, ताकि काउंटिंग सबके सामने हो सके ट्रांसपेरेंसी के साथ। और एक बंदा कभी भी काउंटिंग नहीं करता। वहां पर कितने बंदे होंगे? 2 3 4 5 बंदे होते हैं, और कैमरा में सब कुछ दिख रहा होता है। जो काउंटिंग के लिए अंदर जाएगा उसकी पहले जेब चेक करके भेजा जाएगा कि तुम्हारी जेब में कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो बाहर निकलेगा फिर चेक करो, उसकी जेब में कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बॉक्स कलेक्शन पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लैग डेज? अब वैष्णो देवी में आपके अकॉर्डिंग क्राउड हर साल सेम होती होगी, सेम उतनी जाती होगी, या कुछ त्योहार के जब सीजन आते हैं तब ज्यादा जाते होंगे? त्योहार के जब सीजन होते हैं तब ज्यादा जाते हैं। इसे फ्लैग डेज बोला जाता है। फ्लैग डेज में डोनेशन क्या आता है? ज्यादा आता है। जैसे नवरात्र हो गए तो वहां पर भीड़ अच्छी खासी मिलेगी, न्यू ईयर होगा तो खूब अच्छी खासी भीड़ मिलेगी। ठीक है,
तो फ्लैग डेज पे कलेक्शन क्या होती है ज्यादा, तो वहां पर जिस दिन कलेक्शन ज्यादा होगी उस दिन गड़बड़ होने के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा। तो भाई चेक कर लेना, चेकिंग द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव्स। ये रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं, जो ट्रस्ट के बिहाफ पर मार्केट में पर्ची काटने जाते हैं, जो ट्रस्ट के बिहाफ पे मार्केट में पर्ची काटने जाते हैं। तो मान लीजिए जैसे रामलीला हुई थी, तो आपके पास कोई आया, भाई रामलीला रामलीला के लिए कुछ चंदा दे दो, रामलीला कमेटी की तरफ से आया हूँ, आपका जाना, आपका 2000 की पर्ची काट दे। उसने 2000 की पर्ची काट दी, आपने किसको पैसे दिए 2000, रिप्रेजेंटेटिव को। अब रिप्रेजेंटेटिव अगर जमा ही ना करवाए तो बोलो, हो जाएगी ना गड़बड़। तो क्या करते हो, कैसे पता लगेगा कि रिप्रेजेंटेटिव पैसा जमा करवाया नहीं करवाया। जो रिसीट बुक होती है ना बेटा, उसमें दो पन्ने होते हैं, एक बड़े वाला पन्ना और एक छोटा पन्ना। ठीक है, बड़े वाले पन्ने पे कितना लिख दिया 2000 रिसीव के इस बंदे, छोटे वाले पे कितना रखा 2000। अब वो रसीद बुक कहां जमा होगी, रामलीला कमेटी वालों के पास, ट्रस्ट के पास। अब ट्रस्ट वाले क्या करेंगे, जो आधा पन्ना बचा हो ना, छोटा पन्ना बचा हुआ है, इसे काउंटर फॉइल बोलते हैं, रसीद बेसिकली, उनका टोटल मारेंगे कि तुमने जो पर्चियां काटी उसका टोटल कितना, उसका टोटल सपोज करो 25,000 बन रहा है, लाओ कैश दे दो। रिप्रेजेंटेटिव कैश कितना दे रहा है, फिर उसको भी क्या करना है, काउंट करना है, कितने होने चाहिए, 25,000 होने चाहिए बेटा। तो ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है बॉक्स कलेक्शन पे और रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू जो कलेक्शन हो रही है, ठीक बात है। और इसको मैच करो, इसको मैच करो किसके साथ, ऑफिशियल रिसीट इश्यूड, कितनी अमाउंट रिप्रेजेंटेटिव दे रहा है और उसने कितनी पर्चियां काटी हुई है, उन दोनों को क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए, ठीक बात है। एंश्योर दैट ऑल कलेक्शन हैव बीन अकाउंटेड, चेक करो सारी की सारी कलेक्शन जो है वो बुक्स में आ चुकी है या नहीं आ चुकी है, ठीक है। और ये टोटल फिगर जो है ना पब्लिश की जाती है रिपोर्ट्स में, एनुअल रिपोर्ट जो जाती है, चैरिटी कमिश्नर के पास भी जमा करवानी पड़ती है एक रिपोर्ट कि इस साल में हमें कितनी चैरिटी रिसीव हुई। तो जो बुक्स में जितनी फिगर दिखा रहे हो, तो चैरिटी कमिश्नर को जो इन्फॉर्म कर रहे हो दोनों फिगर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ऑडिटर क्रॉस वेरीफाई करेगा। कोई बंदा मर रहा है तो मरते हुए अपनी प्रॉपर्टी भी क्या कर सकता है, ट्रस्ट वगैरह के नाम पे कर सकता है। तो कोई लेगेसी अगर आपके नाम पे ट्रांसफर हुई है, कोई प्रॉपर्टी किसी ने ट्रांसफर करी है मरते हुए बंदे ने, तो उसके प्रॉपर क्या चेक कर लो, डीड कोरस्पोंडेंस। कोई बंदा मर रहा है तो अपनी विल में लिख के गया होगा कि मेरी ये जमीन इस संस्था के नाम पे कर दी जाए, तो वो डीड जरूर चेक करना, ठीक बात है। गवर्नमेंट से अगर ग्रांट मिली है तो कितनी अमाउंट रिसीव हुई है, वाउज द अमाउंट विद कोरस्पोंडेंस लेटर, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत, इन्वेस्टमेंट से इनकम, ये तो हमने पढ़ा ही था। अब बताओ, एक ट्रस्ट है जिसको 10 करोड़ की ग्रांट रिसीव हुई और उसने खर्च किए हैं सपोज करो 7 करोड़, 3 करोड़ बच गए, तो क्या करे, उसको तिजोरी में पड़ा रहने दे या इन्वेस्ट कर देना चाहिए। बट आप दूसरी कंपनी के शेयर तो नहीं खरीद सकते, तो कहां इन्वेस्ट करूं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में या एफडी करवा दो। तो एफडी करवा देंगे तो उस पर क्या आएगा, हाँ तो ये उसी की बात कर रहा है। वाउचिंग द अमाउंट रिसीव्ड विद डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, डिविडेंड किस केस में, अगर गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर आपको अलाउ कर रखा है तो। चेकिंग कैलकुलेशन, चेक कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, चेक करो इंटरेस्ट कितना बनता है, आपने कितना रिसीव कर रखा है, ठीक बात है। उसके बाद में डिविडेंड हैज बीन रिसीव्ड, ये भी चेक करो डिविडेंड आपके खाते में आ गया है या नहीं आ गया है, ओके। कंपेयर द अमाउंट ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड विद शेड्यूल ऑफ इन्वेस्टमेंट, शेड्यूल मतलब लिस्ट, आपकी लिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जितनी कंपनी में आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा सबसे आपका डिविडेंड रिसीव हो गया या नहीं हो गया। और आप इंक्वायरी करना जहां पर डिविडेंड रिसीव नहीं हो रहा है, भाई इस कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, आपको रिसीव क्यों नहीं हुआ, कहीं वो अपनी जेब में तो नहीं डाल लिया आपने पैसा। रेंटल इनकम, अभी 15 नवंबर को आईसीआई का एक फेस्ट हो रहा है, आप सब लोगों को पता है क्या, 15 नवंबर को बहुत बड़ा फेस्ट हो रहा है आईसीआई का, यूथ फेस्टिवल बेसिकली, डांस वांस भी होता है, किसी को पार्टिसिपेट करना है तो कर सकता है, डांसिंग में, सिंगिंग में, एक्टिंग में। ये जीजेयू में होता है, ये क्या होता है, जीजेयू में होता है, ठीक है, और खाना भी मिलता है, ठीक। तो अब मुझे बताओ जीजेयू के अंदर ये फंक्शन कैसे हो रहा है, जीजेयू में ऑडिटोरियम है, हिसार का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम, बल्कि हिसार का नहीं, हरियाणा के अंदर जो अच्छे ऑडिटोरियम है उसमें नाम आता है जीजेयू के ऑडिटोरियम का, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, शानदार है। जीजेयू वाले वो किराए पे देते हैं। अब जीजेयू वालों ने क्यों बनाया वो बताओ, वो बनाया है कि जीजेयू यूनिवर्सिटी है तो उसमें भी कोई प्रोग्राम तो होते होंगे, तो उनके वहां पर इतने सारे स्टूडेंट होते हैं, उनके प्रोग्राम के लिए ऑडिटोरियम जरूरी होता है।
बट वो साल में कितने फंक्शन करते होंगे? 10, 15, मैक्सिमम 20। बाकी दिन वो ऑडिटोरियम क्या रहता होगा? खाली। अब किसी को कोई बड़ी इवेंट करनी है, किसी दूसरे स्कूल को, कॉलेज को, आईसीआई वालों को कोई इवेंट करनी है, तो वो इवेंट करने के लिए उनको जगह चाहिए, तो वो क्या करते हैं, वो ऑडिटोरियम किराए पे ले लेते हैं। तो जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन वगैरह जो होती है ना, उनकी जो प्रीमाइज होती है वो क्या करते हैं, किराए पे देते हैं। जैसे हम दिल्ली में क्लास लगाते हैं सीए फाइनल की, तो हम डायरेक्ट टैक्स हमने हमारे एक सर थे, अब उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया, काफी टाइम होगा उनको, बीजी सर, विनोद गुप्ता। टैक्स के अंदर एक नाम था मार्केट के अंदर उनका। उनकी क्लास में मेरे ख्याल से 700 या 800 बच्चे होते थे। 600 बंदों की जगह होती थी बैठने की ऑडिटोरियम में, वो जैसे सिनेमा हॉल में सीट्स होती है, कुर्सियां होती है वैसे, और 200 बंदे नीचे बैठते थे जो जगह खाली होती थी। तो वो जो जगह थी वो उनकी खुद की नहीं थी, वो था उर्दू भवन, वो था उर्दू भवन। और उस ऑडिटोरियम का नाम था ईवान गालिब। उसमें बेसिकली मुशायरे होते थे, ठीक है। कुछ जो उर्दू लवर है, जो शायरी शुरी करते हैं ना, उन्होंने एक अपनी ट्रस्ट बना रखी थी कि भाई आज के टाइम में है ना, शायरिया खत्म ही हो गई है लगभग, कौन ध्यान देता है इनके ऊपर। तो वो उन्होंने एक ट्रस्ट बना रखी ताकि हम इस लेगेसी को जिंदा रखें। तो जो मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं, डोनेशन करते हैं, और उससे उन्होंने एक बड़ा ऑडिटोरियम बना रखा है कि हम अगर कोई त्योहार वगैरह आएगा तो उस पर क्या करेंगे, शायरी का प्रोग्राम रखेंगे और लोगों को इन्वाइट करेंगे। कहते साल में ऐसी कितनी इवेंट होती है, 4 या 5? साल में दिन कितने, 365। 4 या 5 दिन होती है तुम्हारी, बाकी 360 दिन खाली। खाली तो वेस्ट। अब वीजी सर ने कहा कि मुझे क्लास लगानी, मुझे क्या चाहिए, ऑडिटोरियम चाहिए, या तो मैं खुद का ऑडिटोरियम बनाऊं। अब दिल्ली में जगह कितनी महंगी है ऑडिटोरियम के लिए, तो सोचो कितनी बड़ी जगह चाहिए, करोड़ों का खर्चा। वहां पर उन्होंने कहा कि मैं आपके ऑडिटोरियम को किराए पे यूज करना चाहता हूँ। एक दिन का किराया 10,000 के करीब होता था उस टाइम पे, एक दिन का किराया। तो मैं आपका ऑडिटोरियम किराए पे लेना चाहता हूँ। तो वो 36 लाख रुपए साल का लमसम पे करते थे, और वो कहते हैं जब भी आपका फंक्शन हो उस दिन बता देना, उस दिन मैं ऑडिटोरियम, उस दिन क्लास कैंसिल कर दूंगा, बाकी दिन मैं यूज कर लूंगा। तो उस ऑडिटोरियम में वीजी सर की क्लास लगती थी। तो वो 36 लाख की इनकम किसको हो गई, उर्दू भवन वालों को, दीवाने गाली वालों को। उनके लिए तो वेस्ट ही था ना, वो खाली था। तो वो रेंटल इनकम होती है इनको, चैरिटेबल ट्रस्ट वालों को, ठीक है। तो सबसे पहले रेंट रोल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेंट रोल, रेंट रजिस्टर। आपने अपना ऑडिटोरियम किसको किराए पे दिया, किस तारीख को, ठीक है, रेंट रजिस्टर। उसके बाद में इस एग्रीमेंट को चेक करो, इंस्पेक्ट एग्रीमेंट। उसमें लिखा होना चाहिए कि कितना रेंट आपने उससे कलेक्ट करना है, अमाउंट ऑफ रेंट कितनी है, एग्रीमेंट से पता लग जाएगा। और ये रेंट आपको कब लेना है ये उसमें लिखा होगा। ऑडिटर चेक करेगा, रेंट एग्रीमेंट दिखा दो। उसके बाद मुझे चेक क्या करवाइए, कैश बुक, रेंट आपने रिसीव कर लिया तो कैश बुक में आ गया या नहीं आ गया। ओके। स्पेशल फंक्शन पे ट्रस्ट क्या करती है, स्पेशल फंक्शन पे कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है। अब मान लीजिए कोई ट्रस्ट है, बड़ी ट्रस्ट है, वो चलेगी शाहरुख खान के पास, और वो कहते हैं सर न्यू ईयर पे दिल्ली में या मुंबई में एक बहुत बड़ा फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अगर उस फंक्शन में आप 10 मिनट आगे एक डांस परफॉर्मेंस कर दो, तो आपके नाम से हम टिकट्स बेच लेंगे कि 1 तारीख को फंक्शन है इस जगह पर, बहुत बड़ा फंक्शन है, म्यूजिकल इवेंट है, और उसकी टिकट जो है वो 1000 रुपए की है। आपके नाम पे लोग खरीद लेंगे टिकट। तो शाहरुख खान कहता है ठीक है मैं 10 मिनट के लिए नाचने आ जाऊंगा, कितने पैसे, शाहरुख खान कहता है कोई बात नहीं, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। जो उस टिकट से जो इनकम आएगी वो मेरी तरफ से क्या हो गई, डोनेशन होगी। क्या वैसे मेरी फीस जो है एक इवेंट में जाने की 5 करोड़ है, बट मेरी तरफ से आपको डोनेशन। तो जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं वो इस तरह के फंक्शंस में सपोर्ट करते हैं। ये एनजीओ क्या करती है, फंक्शंस ऑर्गेनाइज करती है। और ये जो ट्रस्ट होती है, अब देखो नीता अंबानी की ट्रस्ट है या नहीं है, नीता अंबानी वालों की ट्रस्ट है, रिलायंस ट्रस्ट नाम से है। तो आज अगर वो कोई फंक्शन करे तो बताओ कौन सा स्टार है जो उनको मना करेगा हम नाचने नहीं आएंगे, और कौन सा स्टार है जो उनसे पैसे मांग लेगा। हालांकि वो तो कहते हैं कि पैसे ले लो, बट वो खुद कहते हैं कि नहीं सर हमें पैसे नहीं चाहिए, हम आगे 10-10 मिनट परफॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो बताओ कैसे चेक करोगे, वाउचिंग, ग्रोस रिसीट एंड आउटगोइंग्स। आउटगोइंग मतलब एक्सपेंस। आपने जो इवेंट करी है, फंक्शन कराया है, उससे कितनी इनकम आई और कितने खर्चे हुए। खर्चे क्या होंगे, जैसे मान लो आपने इवेंट एक ऑडिटोरियम में किया तो ऑडिटोरियम का खर्चा, जो आपने नाचने गाने के लिए बंदे बुला रखे हैं उनका खर्चा लगा होगा, स्टॉल वगैरह लगाई होगी तो उसका खर्चा लगा होगा। इनकम क्या आई होगी, टिकट से, और स्टॉल पे फूड इनकम आई होगी, ठीक है।
in respect of any special function. Example, concert, dramatic performance, etc. Held in aid of the charity. चैरिटी के लिए किया जाते हैं फंक्शन. इससे जो पैसा आएगा किसके ऊपर लगाएंगे? गरीब बच्चों के ऊपर लगा देंगे. ठीक है, ओके. तो ये चेक करना जरूरी है. इनकम टैक्स का रिफंड आएगा जी आपका, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये चैरिटेबल ट्रस्ट क्या होती है, टैक्स से एग्जम्प्ट होती है. तो एग्जम्प्ट है तो फिर क्या चेक करो, जितना आपका टीडीएस कटा है. जैसे बैंक में आपने एफडी करवा रखी है तो बैंक वाला क्या करेगा, 10% टीडीएस काट के इंटरेस्ट देगा. बट आपका तो टीडीएस कटना नहीं चाहिए, तो आप क्या क्लेम कर लो, रिफंड क्लेम करो आईटीआर वर्क. इनकम टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इनकम. ठीक है, तो आप क्या चेक करोगे, सी दैट रिफंड हैज बीन ऑब्टेन्ड. तो आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि अगर टैक्स कट गया तो उसका रिफंड आपने क्लेम कर रखा है या नहीं कर रखा, सिंस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन आर एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स. ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या करना है, वाउच करना है इनकम टैक्स रिफंड को और चेक द कैलकुलेशन ऑफ क्लेम. कितना इनकम टैक्स रिफंड आपने क्लेम किया और कितना आया है, ये ऑडिटर चेक करेगा. ये सारी की सारी चीजें किससे रिलेटेड है, इनकम से रिलेटेड. ये सारे पॉइंट किसके हैं, इनकम के. इनकम का पहला पॉइंट सब्सक्रिप्शन वाला, इनकम का दूसरा पॉइंट लेगेसी, तीसरा ग्रांट, चौथा इन्वेस्टमेंट इनकम, पांचवा रेंटल इनकम, छठा स्पेशल फंक्शन से आने वाली इनकम और सातवीं इनकम इनकम टैक्स का रिफंड. अब आगे खर्चे पे. खर्चे, ग्रांट जो आई है, ग्रांट को सिर्फ किससे यूज करना चाहिए, चैरिटेबल पर्पस के लिए. ग्रांट को आप किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते. ध्यान रखना है, नो ट्रस्टी, डायरेक्टर और मेंबर हैव बेनिफिटेड देयर फ्रॉम. किससे, ग्रांट से. पर्सनल बेनिफिट नहीं देना है. ग्रांट से किसी मेंबर को, डायरेक्टर को या किसी ट्रस्टी को पर्सनल बेनिफिट नहीं होना चाहिए. ग्रांट अगर चैरिटेबल पर्पस के लिए मिली है तो उसको उसी पर्पस के लिए यूज करना है. चेक, ग्रांट इज यूज्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस ओनली. आजकल एक बाबा बड़े फेमस है, पुकी बाबा. क्या नाम है उनका, लंबे बाल वाले आते ना, है क्या नाम है उनका, है नहीं नहीं बागेश्वर नहीं, एक और है यार, कथावाचक है वो भी बड़े, और वो मर्सिडीज चलाते हैं, ऑडी चलाते हैं. तो एक दिन सोशल मीडिया पे आ गया. हाँ अनिरुद्धाचार्य, हाँ वही अनिरुद्धाचार्य. तो उनकी वीडियो वायरल हो गई कि वो तो मर्सिडीज चलाते हैं. तो लोगों ने उनके ऊपर सवाल उठाने शुरू कर दिए कि लोग आके आपकी कथा में आते हैं तो वो क्या देके जाते हैं, डोनेशन देके जाते हैं, और आप उस डोनेशन से क्या कर रहे हो, पर्सनल बेनिफिट ले रहे हो. तो सवाल उठा था. तो उसने बताया कि गाड़ी हमारी है ही नहीं, हम तो कहीं कथा करने यूएसए में गए थे और ये क्लाइंट की गाड़ी थी, हमने चला के देखी थी, हमारे पास तो गाड़ी है ही नहीं. हमें हमें कोई कथा करने के लिए बुलाता है तो वो गाड़ी भेजता है. अब वो अगर बीएमडब्ल्यू भेजे, मर्सिडीज भेजे, ओडी भेजे तो हम तो उसी में जाएंगे. तो मैं वो चला के देख रहा था और वीडियो वायरल कर दी. तो ये सवाल उठ गया था उनपे कि आप चैरिटी का पैसा, ग्रांट का पैसा, डोनेशन का पैसा अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कैसे यूज कर रहे हो भाई. पॉइंट सब में आया, ओके. तो ऑडिटर भी चेक करेगा ना, इनकी ट्रस्ट की ऑडिट होगी तो ऑडिटर चेक करेगा कि ग्रांट का जो पैसा है उससे मर्सिडीज और ओडी तो नहीं खरीदी हुई, कि वो तो पर्सनल बेनिफिट हो गया, वो चैरिटेबल पर्पस के लिए कहा यूज हो रहा है. फिर पॉइंट सब में आ रहा है. उसके बाद जो इन्वेंट्री वगैरह है, एक्सपेंडिचर में खर्चा क्या किस चीज का आएगा, परचेज का. परचेज का तो परचेज के बिल चेक करवा दो. और उसके बाद इन्वेंट्री अगर है मूवेबल और रिमूवेबल तो उसको क्या करना है, इंस्पेक्ट करना है. सिक्योरिटीज को क्या करना है, टाइटल डीड को फिजिकली वेरीफाई करना है. ये तो एसेट वाले पॉइंट बीच में घुसा दिए इन्होंने. फिजिकली वेरीफाई द स्टॉक, इन्वेस्टमेंट,
एंड कैश। ठीक है, ये वाले पॉइंट, ये फिजिकली वेरीफाई द इन्वेंट्री, सिक्योरिटी और कैश, 3 पॉइंट। जो फंड स्पेशल पर्पस के लिए मिले हैं, फंड कंट्रीब्यूटेड फॉर स्पेशल पर्पस, उसको सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज करना है जिस पर्पस के लिए दिए गए हैं। ये लाइन तो ऊपर थी, यहां भी दे दी, रिपीट है। ऊपर ग्रांट वर्ड है, यहां पर क्या वर्ड आ गया, फंड। तो फंड में कुछ भी आ सकता है, इसमें डोनेशन भी आ सकता है, इसमें डोनेशन भी आ सकता है, इसमें मेंबर सब्सक्रिप्शन भी आ सकता है। क्लियर है? लो जी, ये टॉपिक कंप्लीट। अब इस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर में से इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की ऑडिट कैसे करोगे, और ये पॉइंट लिखने, बताओ इसमें क्या मुश्किल था, सारा पॉइंट वही है जो पढ़ रखा है। हमें ऑडिट किसकी करनी है, इनकम की और एक्सपेंडिचर की। यहां पर लास्ट में एसेट भी दे दी, इन्वेंट्री की एसेट दे दी, और कैश की और सिक्योरिटीज की, यही पॉइंट आएंगे ना। अब तुम अगर यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी के लिखाओगे तो नंबर तो काटेगा एग्जामिनर। अब चैरिटेबल ट्रस्ट में प्लांट एंड मशीनरी क्या कर रही है भाई, हालांकि तुम कहोगे चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर एसी वगैरह तो होंगे ही, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, बट जो बुक में नहीं दे रखा वो नहीं लिखना अपने को, नंबर कट जाएंगे। पॉइंट सब में आ गया। अच्छा, अब हम ऑडिट पे आते हैं, ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में क्या आ गया, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहला पॉइंट तो कॉमन है, एग्जामिन द ट्रस्ट डीड। भाई तुम्हारी ट्रस्ट डीड दिखा दो, भाई तुम्हारा स्टेटस क्या है, तुम किस चीज से इनकॉर्पोरेटेड हो, रजिस्टर्ड हो, पार्टनरशिप फर्म में हो, स्कूल पार्टनरशिप फर्म में भी हो सकता है, सोल में भी हो सकता है, ट्रस्ट भी हो सकता है, अंडर सेक्शन 8 में भी हो सकता है, तुम हो क्या। नोट ऑल द प्रोविजन अफेक्टिंग द अकाउंट, और मैं हर उस प्रोविजन को नोट करूंगा जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक बात है। रीड मिनट ऑफ द मीटिंग, कॉमन पॉइंट जो प्रीलिमिनरी में लिखवाया था। पहला पॉइंट क्या था, स्टैट्यूट चेक करो, ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या था, मिनट चेक करो। खासकर तब स्पेशली द डिसीजन रिगार्ड टू ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट एंड सेंशनिंग ऑफ एक्सपेंडिचर, क्योंकि जब भी कोई बड़ा खर्चा करना होता है तो मीटिंग में सेंशन होना चाहिए, और बैंक में चेकबुक पे साइन कौन करेगा, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं, ऑथोराइज करते हैं, तो यहां मिनट चेक करनी जरूरी है। ओके, अब बताओ इनकम कहां से आएगी, एक स्कूल को इनकम कहां से आएगी। अब देखो ये चैप्टर है ना, अगर आपको याद करना है तो बहुत ही सिंपल सा स्टेप क्या रहता है, अपने आप को उस जगह पर एज्यूम कर लो, अपने आप को उस जगह पर एज्यूम करो, और आप ये देखो कि आपको क्या क्या इनकम के सोर्स नजर आ रहे हैं और आपको क्या क्या खर्चे नजर आ रहे हैं, आपको क्या एसेट दिख रही है और आपको क्या लाइबिलिटी दिख रही है। तो अपने आप को जब आप स्कूल में एज्यूम करते हो तो स्कूल में इनकम के तौर पे क्या दिख रहे हैं, बच्चे, वहां से फीस आएगी। खर्चे क्या दिख रहे हैं स्कूल में आपको, टीचर, स्टाफ की सैलरी, ठीक है, और एसेट के नाम पे क्या दिख रही है स्कूल के अंदर, बिल्डिंग, स्कूल की बिल्डिंग सबसे बड़ी एसेट होती है उनकी, बेंच है, ठीक है, पंखे, एसी, ठीक है, अगर स्कूल एसी वाला है तो। और लाइबिलिटी के तौर पे क्या दिख रहा होगा स्कूल में, आपको कोई लोन वगैरह ले रखा है बिल्डिंग एक्सपेंशन के लिए तो बस लाइबिलिटी में होगा, नहीं तो और कोई लाइबिलिटी होती नहीं। सबसे पहले इनकम में आते हैं, तो एक है ना स्टूडेंट फीस रजिस्टर बनता है, सबसे पहला डॉक्यूमेंट क्या बनता है, स्टूडेंट फीस रजिस्टर। इसमें स्कूल में आपके जितने भी बच्चे हैं उन सब की फीस की डिटेल है। आपके स्कूल में मान लो 600 बच्चे हैं तो 600 बच्चों का नाम इस रजिस्टर में मिलेगा, और किस बच्चे से कितनी फीस लेनी है लिखा होगा। ओके, उसके बाद में एक बनता है क्लास रजिस्टर। ये क्या होता है, इस क्लास में कितने बच्चे हैं, स्कूल में कितने बच्चे हैं 600, तो आपका स्कूल मान लो 10 तक है, तो हर क्लास का अलग रजिस्टर बनता है, वो जो टीचर लेके आता है ना अटेंडेंस रजिस्टर। तो मुझे एक बात बताओ, क्लास रजिस्टर में जो बच्चों की डिटेल है और जो स्कूल का फीस रजिस्टर है उसमें डिटेल सेम होनी चाहिए, अलग अलग होगी, सेम होगी। अगर स्कूल के रजिस्टर में 600 बच्चों की डिटेल है तो क्या ऐसा हो सकता है कि क्लास के रजिस्टर की टोटल जो है 500 आ रहा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहला आपको क्या करना है, मैच करना है, किसको, स्टूडेंट फीस रजिस्टर को और क्लास रजिस्टर को, शोइंग द नेम ऑफ स्टूडेंट ऑन रोल्स एंड टेस्ट द अमाउंट ऑफ फीस चार्ज, अमाउंट ऑफ फीस चार्ज, कितनी फीस आप चार्ज कर रहे हो, जितनी स्टूडेंट फीस रजिस्टर में लिखी हुई है उतनी ही फीस आपको क्या करनी है, चार्ज करनी है, उससे कम नहीं और उससे
ज्यादा नहीं। इंटरनल चेक होना चाहिए, सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक, एंश्योर दैट डिमांड फ्रॉम स्टूडेंट आर प्रॉपरली रेज्ड। अब बताओ, आपसे स्कूल में फीस मांगते थे, कैसे मांगते थे बताओ? मेरे ख्याल से क्वार्टरली फीस लेते थे आपसे या मंथली लेते थे? क्वार्टरली। कैसे डिमांड रेज करते थे? क्लास में टीचर आके बोल देता था, प्रिंसिपल अनाउंसमेंट कर देता था, नोटिस बोर्ड पे लिखा होता था कि भाई ये लास्ट डेट है, इस तारीख को फीस जमा करवानी है, इसके बाद क्या लगेगा? फाइन लगेगा, और उससे भी ज्यादा डिले हो गए नाम काट देंगे। यही करते थे ना। तो ये क्या है? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। जैसे एग्जांपल, नोटिस बोर्ड पर लगाना, डिपॉजिट फीस अप टू दिस डेट, ये लिखा होता है। तो ये हमारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है डिमांड रेज करने का। फिर क्या होता है? फीस रिसीव होती है। फिर क्या होती है? फीस रिसीव होती है। अब जब आप फीस जमा करवाते थे, आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने फीस जमा करवा दी? रिसीट मिलती थी। बाय कंपेयरिंग काउंटर फॉइल ऑफ रिसीट। और फिर उसकी एंट्री कहां होती थी? कैश बुक में, फीस रजिस्टर में। तो फीस रजिस्टर में क्या एंट्री होगी? इस स्टूडेंट से फीस रिसीव हो गई, और कैश बुक में उसकी एंट्री होगी, इतना कैश इस तारीख को रिसीव हो गया। ठीक बात है। टोटल कर लो, टोटल ऑफ वेरियस कॉलम ऑफ फीस रजिस्टर। फीस रजिस्टर के कौन कौन से कॉलम होंगे? फीस ड्यू, फीस रिसीव्ड, कितनी फीस ड्यू थी, कितनी रिसीव हो गई, और उससे अगला कॉलम क्या होगा? डिफरेंस। फीस कम रिसीव हुई है तो आउटस्टैंडिंग है, एरियर है। फीस ज्यादा रिसीव हुई है तो प्रीपेड है। ये कर लो। इससे हमें ये पता लग जाएगा कितनी फीस एडवांस में आ गई, इसको हम क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड करेंगे, उस बच्चे से दोबारा फीस नहीं मांगनी। और कितनी फीस एरियर में है, और उसमें से कितनी इरिकवरेबल है। कोई स्टूडेंट छोड़ के ही चला गया स्कूल, ठीक है, तो वो फीस क्या हो गई है? इरिकवरेबल हो गई है। तो उसे क्या करो? राइट ऑफ करो विद द सैंक्शन ऑफ अथॉरिटी। ऐसा ही चैप्टर नंबर 5 में डेटर के केस में पढ़ा था कि चेक करो कितने बंदों को उधार माल बेचा, उसमें से कितना पैसा रिकवर हो गया। अगर किसी से पैसा रिकवर नहीं हो रहा है और लंबे टाइम से पेंडिंग है, एज क्या हो रही है? ज्यादा, तो या तो उसे रिकवरी के स्टेप लो, या फिर उसे क्या कर दो? राइट ऑफ कर दो। ये वही पॉइंट है। पॉइंट सब में आ गया? ओके। एडमिशन फीस, चेक एडमिशन फीस विद एडमिशन स्लिप। आप स्कूल में जब एडमिशन लेने जाते हो तो फीस पे करनी पड़ती है। तो ऊपर वाली कौन सी फीस थी? ट्यूशन फीस। उसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूशन फीस। जब एडमिशन करवाने जाते हैं ना, तो वो अलग अलग चार्जेस लेते हैं। उसमें कई सारे फंड भी होते हैं, बिल्डिंग फंड, स्पोर्ट्स फंड, लाइब्रेरी फंड, गदर फंड, पता नहीं क्या क्या फंड जोड़ देते हैं। कितने ही सारे फंड होते हैं, पता है ना। तो एडमिशन के टाइम पे आपसे एडमिशन की फीस, जैसे बिल्डिंग फंड ले लिया, तो वो जब तक आप उस स्कूल में स्टूडेंट हो तब तक के लिए वो इकट्ठा ले लिया आपसे, वो दोबारा नहीं लेंगे। ट्यूशन फीस क्या लगेगी? मंथली या क्वार्टरली लगेगी, वो रिपीट होगी। तो हर बार आपसे बिल्डिंग फंड थोड़ी लिया जाएगा। तो जब आपने मान लो किसी स्कूल से 9th किया और उसकी स्कूल में 10th में एडमिशन ले लिया, तो बिल्डिंग फंड दोबारा नहीं लगेगा आपका। पॉइंट क्लियर? कुछ फंड ऐसे होते हैं जो लाइफ टाइम में एक बार लिए जाएंगे, जब तक आप स्टूडेंट हो तब तक के लिए वैलिड होता है। ऐसे फंड कैपिटल अकाउंट में जाते हैं। ऐसे फंड कहां जाएंगे? कैपिटल अकाउंट में। और जो ट्यूशन फीस है वो कहां जाएगी? P&L में। सब्सक्रिप्शन जो होते हैं दो तरह के होते हैं, कैपिटल नेचर का और एक रेवेन्यू नेचर का। तो जो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हो उसमें कौन से जाते हैं? रेवेन्यू नेचर वाले। ठीक है, ओके। तो चेक एडमिशन फीस विद एडमिशन स्लिप। ओके। अमाउंट क्रेडिटेड टू कैपिटल फंड, और चेक करो एडमिशन फीस जो आपने ली है, जो वन टाइम होती है, वो कहां जाती है? कैपिटल फंड में जाती है बेटा, क्योंकि ये रेकरिंग नेचर की नहीं होती है। ऊपर वाली जो फीस थी ये सारी की सारी कौन सी थी? ट्यूशन फीस थी। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, आगे। सर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको फ्री में पढ़ाया जाता है, होता है कैसा? फ्री स्टूडेंटशिप, स्कॉलरशिप बोलो, स्टूडेंटशिप बोलो। चेक करना ये अथोराइज्ड है या नहीं है। ऑडिटर ने चेक किया कि आपके स्कूल में 600 बच्चे हैं, फीस आ रही है 580 से, 20 बच्चों से फीस ही नहीं आ रही। कहता सर ये फ्री स्टूडेंटशिप वाले हैं, अप्रूवल दिखाओ इनकी। तो प्रिंसिपल या ट्रस्टी ने इसको क्या कर रखा? अप्रूव कर रखा है कि कोई बात नहीं, इसको फ्री में पढ़ाना है। तो उसकी अथॉरिटी चेक करवाओ। फाइन फॉर लेट पेमेंट। सर अगर कोई बच्चा लेट फीस जमा करवाता है तो उसके ऊपर क्या लगेगा? फाइन।
या तो फाइन क्या हो गया हो, कलेक्ट हो गया हो। अगर बच्चे की कोई मजबूरी है तो क्या करता है, एप्लीकेशन लिखता है प्रिंसिपल को कि फीस लेट सबमिट करने में हम हमारा रीजन क्या है, और मैं चाहता हूं कि हमारी लेट फीस के ऊपर जो चार्जेस लगे वो क्या कर दिया जाए, कंडोन कर दिया जाए, माफ कर दिया जाए। आते हैं स्कूल में एप्लीकेशन लिखो, एप्लीकेशन लिखो छुट्टी के लिए, एप्लीकेशन लिखो फीस माफी के लिए, एप्लीकेशन लिखो लेट फीस के लिए। अब मान लो बिना बताए अगर आप स्कूल में एबसेंट हो जाते हो तो उसके भी क्या लगते थे, फाइन लगता था ना। फिर उसमें एप्लीकेशन देते थे कि भाई सुबह उठा, तेज व्यूअर था, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं एप्लीकेशन दे पाऊं सर, और मेरे ऊपर क्या लगा दिया है, फाइन लगा दिया, एबसेंट लगा दिया है, तो प्लीज इसे कंडोन किया जाए। वो लिखवाते थे ना। सेम ऐसे यहाँ पर भी आता है कि फाइन लेट लेट पेमेंट है, तो या तो ये कलेक्ट कर दिए या फिर उसे क्या कर दिया गया, रेमिट कर दिया गया प्रॉपर अथॉरिटी से, प्रिंसिपल के साइन करवा के उसे क्या कर दिया है, माफ। तो हमने कहा सर कुछ बच्चों की लेट फीस है, कहता हाँ सर लेट आई है, तो उसके हिसाब से आपको उनसे 20,000 रुपए कलेक्ट करने चाहिए थे लेट चार्जेस के नाम से। बट यहाँ पर हमने देखा जो चार्जेस कलेक्ट हुए हैं वो 15,000 ही कलेक्ट हुए हैं। क्या सर 5,000 है ना, प्रिंसिपल ने रेमिट कर दिए, कहता वो रेमिट करने के लिए एप्लीकेशन लिखी होगी प्रिंसिपल के, उसके ऊपर क्या होंगे, साइन, जब एप्लीकेशन चेक करवा। ऐसा तो नहीं कि पूरा फाइन ले लिया 20,000, बुक में कितना दिखा दिया 15, 5,000 अपने जेब में डाल दिया, ऐसा भी तो हो सकता है। तो प्रिंसिपल ने साइन करके दी होगी एप्लीकेशन, ठीक है, तो एप्लीकेशन चेक करवाओ। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो हॉस्टल में रहते हैं, तो उनसे हॉस्टल ड्यूज जो है वो प्रॉपरली रिकवर कर दिया नहीं कर दिया बिफोर स्टूडेंट अकाउंट वर क्लोज्ड। स्टूडेंट अकाउंट क्लोज मतलब अब स्टूडेंट आपके स्कूल से जा रहा है, तो जाने से पहले उससे जितने चार्जेस लेने हॉस्टल के खासकर वो जरूर ले लेना, क्योंकि आपको क्या लगता है स्कूल छोड़ने के बाद वो चार्जेस पे करने आएगा, नहीं। सर रोकेंगे कैसे बताओ, है रोकेंगे कैसे, क्या ले लेंगे, हाँ डीएमसी, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जब लेने आएगा तब। और भी होता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक बात है, रोल नंबर ही नहीं देंगे। आप स्कूल छोड़ के कब जाओगे, जब 10th कंप्लीट हो जाएगा, आपका स्कूल कितने तक है, 10th तक है, तो रोल नंबर कहाँ आता है, स्कूल में आता है। आजकल तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन आने लग गया, पहले क्या होता स्कूल से कलेक्ट करना होता था। कॉलेज में भी ऐसा होता था, भाई रोल नंबर इश्यू तब करेंगे जब आपका नो ड्यू सर्टिफिकेट सबमिट होएगा, तो अकाउंट डिपार्टमेंट में आपको क्या सबमिट करना पड़ेगा, नो ड्यू सर्टिफिकेट एनडीसी, उसके बाद आपको रोल नंबर क्या किया जाएगा, इश्यू किया जाएगा। तो कॉलेज में जब लिस्ट लगती थी ना, रोल नंबर की लिस्ट लगती थी, आपका ये रोल नंबर है, अगले महीने से एग्जाम है, तो उसमें मान लो आपका नाम नहीं है, तो आपको अकाउंट डिपार्टमेंट में जाना पड़ता था कि सर मेरा नाम क्यों नहीं है, तो वो कहता रुक बता, रोल नंबर बता दे रहा, रोल नंबर बताते तेरे चार्जेस पेंडिंग है बेटा, पहले चार्जेस जमा करवा, एनडीसी ले, और उसके बाद इसको जमा करवा एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में, तेरे को रोल नंबर आता इश्यू हो जाएगा। ये तरीके होते हैं जी रिकवरी के, ये कंट्रोल होना जरूरी है। स्टूडेंट के अकाउंट को फाइनली क्लोज करने से पहले चेक कर लो उससे सारे चार्जेस रिकवर हो गए या नहीं हो गए, एंड कॉशन मनी रिफंडेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉशन मनी, सिक्योरिटी डिपॉजिट। कहीं भी तुम हॉस्टल में रहते हो तो हॉस्टल वाले क्या लेते हैं आपसे, सिक्योरिटी लेते हैं, किस चीज की, कल को तुम हॉस्टल छोड़ोगे हमें चेक करना पड़ेगा हमारे सामान प्रॉपर है या नहीं है, ठीक है। और अगर सामान में टूट फूट मिली तो हम चार्जेस काट के पेमेंट करेंगे, जो कि मान के चलो कभी वापस नहीं मिलता। अब जब तुम आर्टिकलशिप के लिए जाओगे ना, दिल्ली वगैरह जाओगे, तो हॉस्टल में रहोगे, तो हॉस्टल में सिक्योरिटी डिपॉजिट लेंगे वो आपसे 25,000 का, 30,000 का, और कहेंगे बेटा जब छोड़ोगे ना तो वो आपको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा, वो बोलेंगे बेटा अच्छे थे, बट छोड़ोगे तो कुछ भी वापस नहीं मिलेगा, ये बात लिख के ले लेना, ठीक है। उस टाइम पे वो आपका जो लैंडलॉर्ड है ना वो शैतान बन जाता है। जब आपको किराए पे लेना होगा तब लैंडलॉर्ड बड़े अच्छे से बात करेगा, तुम तो मेरे बेटे जैसे हो, तुम्हारी शक्ल मेरे बेटे से बहुत मिलती है, तो तुम्हें लगा कितना अच्छा अंकल है यार, और जब छोड़ोगे ना तब बेटा आप कहोगे अंकल वो सिक्योरिटी डिपॉजिट, बेटा ये दीवार जो है ना इस पे पेन चला हुआ है, अंकल मैंने तो नहीं चलाया, मैंने तो भी नहीं चलाया बेटा, अपने आप चला नहीं है, तुम ही रह रहे हो उसमें, ठीक है। बेटा ये जो बटन है ये फ्री फ्लो हो गया है, ये खराब हो गया लगता है, ठीक है। इस तरह के बाथरूम में मग्गा था बेटा कहाँ गया, आप कहते अंकल मैं मग्गा थोड़ी चुराऊंगा बेटा मैंने भी नहीं चुराया, खिड़की जो है खिड़की टूटी हुई है, ठीक है। इस तरह कुछ ना कुछ बहाने मार के आपसे पैसे जरूर काटेंगे और सारे ही काट लेंगे, फिर कहेंगे बेटा देखो बनते तो 30,000 है इन टूट फूट के, आपने 25 दिन का, आप मेरे बेटे जैसे हो, कोई बात नहीं बेटा जाओ, तो बताओ ऐसा होगा और पक्का होगा, ठीक है। तो बस क्वेश्चन मनी इसलिए रखी जाती है कि कल को स्टूडेंट को नुकसान करके जाता है हॉस्टल की प्रॉपर्टी का, जिसका मान के चलो कि चांसेस पूरे पूरे हैं,
कॉलेज में और स्कूल में बच्चे बदमाश हो जाते हैं। जिस दिन लास्ट दिन होता है ना कि आज लास्ट दिन है, तो वो कहते हैं आज पैसे पूरे करके जाएंगे। सबसे पहले क्या करें, पंखे की ताड़ी पकड़ के नीचे कर देंगे। बेंच पे तो तुमने क्या क्या कलाकारी कर रखी हो तुम्हें पता ही है। यहाँ नहीं लिख रखा है, यहाँ तो लिख रखा है, ये देखो। खिड़की तोड़ के चले जाएंगे। कंप्यूटर लैब में अब तो चलो माउस है ना, ये लेजर माउस आ चुके हैं। हमारे टाइम में लेजर माउस नहीं होते, इसके नीचे गोली होती थी, गोली वाले माउस होते थे। तो क्या करते, गोली निकाल के ले जाते थे उसकी, पैसे पूरे करने के चक्कर में। कोई बंदा क्या करेगा, जैसे आजकल ये वाले माउस जेब में डाल ले, माउस जेब में डाल लेंगे। जैसे तुम किसी अच्छे होटल में जाते हो, जाते क्या करते हो, वहां पर चोरी करने के लिए क्या क्या सामान है वो देखते हो, आदत है अपनी। तो सेम यही, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट इसलिए होता है कि जो जो सामान गायब गायब मिलेगा पैसे काट लेंगे। अच्छा, ये तो हो गई फीस की बात। एक मिनट, ये इनकम कहां से है, इनकम फ्रॉम फीस। ये इनकम फ्रॉम एडमिशन फीस। ये हॉस्टल ड्यूज। अब बताओ, स्कूल में भी ऑडिटोरियम तो होते होंगे। हाँ होते हैं, इसलिए वही सर, एनुअल फंक्शन है, कोई फंक्शन और हो गया, तो पूरा पूरे साल तो नहीं चलते, बाकी दिन खाली रहते। वो क्या करते हैं, किराए पे दे देते हैं। रेंटल इनकम फ्रॉम लैंडेड प्रॉपर्टी विद रेंट रोल, सेम पॉइंट आ गया। स्कूल का ऑडिटोरियम में किराए पे दे दिया। गांव में जो सरकारी स्कूल होते हैं वो भी किराए पे दिए जाते हैं शादी प्रोग्राम के लिए। तो वो शादी के अंदर वो बच्चों कोई एक दो बजा, तू कहाँ खड़ा है, क्लास क्लास 9A के बाहर खड़ा हूँ, तो क्लास 9A के बाहर जाऊँ। वो स्कूल, गांव में शादियां स्कूलों में ही होती है, ठीक है। इनकम फ्रॉम लेगेसीज, सेम पॉइंट आ गया। इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, सेम पॉइंट आ गया। अदर इनकम, ये रेंटल इनकम, ये लेगेसी, इन्वेस्टमेंट। वेरीफाई गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी ग्रांट, वेरीफाई ग्रांट। ग्रांट के साथ क्या होगा, मेमो, मेमो मतलब कोरस्पोंडेंस की ग्रांट किस पर्पस के लिए दी जा रही है, कितनी दी जा रही है, ये ऑडिटर चेक करेगा। और पर्पस ऑफ ग्रांट जरूर चेक करो, और वो उसी पर्पस के लिए खर्च होने चाहिए। अब स्कूल के लिए मेजर खर्चा क्या है, एक्सपेंसेस, सैलरी, स्टाफ की सैलरी, पीएफ, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये डोनेशन वाला पॉइंट यहां लिखना, ये इनकम में आना चाहिए। अगर कोई डोनेशन रिसीव हुआ है तो डोनेशन की भी ऑडिट करनी है। मनी को उसी पर्पस के लिए यूज कर रहा है जिस पर्पस के लिए डोनेशन दिया गया है। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस क्या होगा, बिल्डिंग की मेंटेनेंस का खर्चा, क्लासरूम की साफ सफाई, मेंटेनेंस का खर्चा, ठीक बात है। हर साल का बजट बनता है, इस साल हमें कितना खर्चा करना है। अगर खर्चा उससे ज्यादा हो गया है, एक्सेस अमाउंट, तो ये क्या होनी चाहिए, सैंक्शन बाय मैनेजिंग कमेटी। तो जितना बजट बना रखा है खर्चा उसी बजट में होना चाहिए। अगर बजट से बाहर जा रहे हो तो किससे अप्रूव्ड होना चाहिए, कमेटी से, ठीक है। सैलरी, मेजर खर्चे में क्या आएगा, सैलरी। और इस साल कोई इंक्रीज हुआ है सैलरी में तो वो चेक करना वो सैंक्शनड बाय अथॉरिटी है या नहीं है, कमेटी। कि हमने चेक किया सर, पिछले साल सैलरी थी स्टाफ की 50 लाख के करीब, इस साल 60 लाख। कहता सर 20% का हाइक दिया है सभी स्टाफ को, तो वो हाइक दिया है उसकी अप्रूवल दिखाओ, ठीक है। हैवी एरियर, ओल्ड एरियर ऑफ अकाउंट ऑन अकाउंट ऑफ फीस, फीस पेंडिंग है। डोरमेंट्री रेंट का मतलब वही रेंटल इनकम, डोरमेंट्री वर्ड हटा दो, रेंट। बिल्डिंग रेंट पे दे रखी थी, किराया नहीं आ रहा सर, तो भैया क्या करें, ये मैं रिपोर्ट करो भाई, इस खर्चे का क्या करना है, या तो रिकवर करो इससे, इनकम का सॉरी, या तो रिकवरी करो, और अगर रिकवरी नहीं कर सकते तो उसे क्या करो, बैड डेट्स पे लेके जाओ। क्वेश्चन मनी, क्वेश्चन मनी क्या थी, सिक्योरिटी डिपॉजिट। बताइए सिक्योरिटी डिपॉजिट इनकम होती है क्या,
इनकम नहीं होती है, लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाता है, क्योंकि बाद में ये क्या करना है, रीपे करना है। ठीक है, हैव बीन शोन एज लाइबिलिटी इन बैलेंस शीट, नॉट ट्रांसफर टू रेवेन्यू। ठीक है, अगर कोई सिक्योरिटी ऐसी है जो रिफंडेबल नहीं है तो वो आपके लिए क्या है, इनकम है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंटिंग एंडोमेंट फंड, कोई इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी है स्पेशल पर्पस के लिए, जैसे स्पोर्ट्स फंड, तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए जो खर्चा वो कहां से लेस होएगा, स्पोर्ट्स फंड से ही लेस होएगा। पढ़ा है ना, एनजीओ में फंड होते हैं अलग अलग। ठीक है, चाइल्ड केयर फंड, तो जो चाइल्ड केयर के लिए खर्चा होगा वो चाइल्ड केयर फंड से ही लेस होएगा। बिल्डिंग डेवलपमेंट फंड, तो बिल्डिंग के ऊपर जो खर्चा होगा वो बिल्डिंग डेवलपमेंट फंड से ही लेस होना चाहिए। हाँ, इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंटिंग एंडोमेंट फंड फॉर प्राइज आर केप्ट सेपरेट, अगर आपने कोई स्पेशल फंड बना रखा है और उससे आप प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, किसको, स्टूडेंट को, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, मान लो स्टडी के अंदर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको क्या देना होता है, इनाम देना होता है। ठीक है, उसके बाद इंस्पेक्शन ऑन रिसीट एंड इश्यू ऑफ प्रोविजंस, फूड स्टफ, क्लोथिंग एंड अदर इक्विपमेंट, इसकी भी ऑडिट करो। ये क्या है, इंस्पेक्शन ऑफ रिसीट एंड इश्यू ऑफ प्रोविजन, प्रोविजन बोले तो खाने पीने का सामान। आपका आपका जो स्कूल है वो हॉस्टल फैसिलिटी देता है, तो हॉस्टल में तो खाना भी तो बनता होगा बेटा, तो खाने के लिए फूड स्टफ, मसाले वगैरह, ये परचेज भी किए गए होंगे और इश्यू भी किए होंगे, इनको चेक करो। क्लोथिंग में क्या आ गया, ड्रेस, स्कूल में क्या देते हैं, ड्रेस देते हैं। अदर इक्विपमेंट में क्या आ गया, आजकल स्कूल वाले क्या देते हैं, टैबलेट भी देते हैं। एमबीए कॉलेजेस वगैरह की ऑडिट करने जाते हो तो वो क्या देते हैं, वो लैपटॉप देते हैं, वो कहते हैं 5 लाख की फीस लेंगे, इसमें लैपटॉप भी देंगे। ठीक है, अच्छी बात है। ये सारे खर्चे क्या होने चाहिए, ऑथोराइज होने चाहिए। इन सब के बिल चेक करवाओ, जो भी आपने मसाले परचेज किए हैं, फूड स्टॉक परचेज किया है, क्लोथिंग परचेज किया है और इक्विपमेंट परचेज किया है, सबके बिल दिखाओ और सब क्या होने चाहिए, ऑथोराइज होने चाहिए। फिजिकली वेरीफाई द इन्वेंट्री, इक्विपमेंट एटसेट्रा, इन सबको इन्वेंट्री रजिस्टर से क्या करेंगे, मैच करेंगे। इन्वेंट्री है तो इन्वेंट्री रजिस्टर होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक शीट। ठीक है, और उसको क्या करना है, चेक करना है। रिफंड ऑफ टैक्स, कॉमन पॉइंट, इनकम टैक्स रिफंड, यहां पर लिखो वेरीफाई परचेज, यहां पर फिजिकली वेरीफाई द स्टॉक, फाइनली वेरीफाई द एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मतलब बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट, इसमें पुअर बॉय फंड, गेम फंड, हॉस्टल फंड, प्रोविडेंट फंड, इन सब का प्रोविजन आपने बना रखा है या नहीं बना रखा है, हो जाएगा। काफी सारे पॉइंट दे रखे हैं, हो गया नोट ये, चलो आगे, ब्रेक चाहिए।
के बताऊंगा, कल पूछ के बताऊंगा बेटा, कल पूछ के बताऊंगा बेटा। क्या करना है? कल किस बिस्ती पार्टी है? कल है, अपन सीए है बेटा। अच्छा, बुलाएंगे बताओ? तुम लोग सीए कर रहे हो, तुम्हें क्यों बुलाएंगे बताओ? सीएस वालों की पार्टी है तुम कह रहे हो। चलो कोई बात नहीं, आओ। तो कौन कौन से टॉपिक हो गए? चैरिटेबल हो गया और स्कूल वाला हो गया। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल। ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल। अच्छा वही बात, भगवान ना करे हॉस्पिटल जाना पड़े, बट हॉस्पिटल की ऑडिट करनी है तो एक एज्यूम करो कि आप हॉस्पिटल में गए हो, तो वहां पर मेजर इनकम का सोर्स क्या दिख रहा है आपको हॉस्पिटल में? पेशेंट। जो पेशेंट जाएगा उसकी किडनी निकाल के बेच देंगे, इससे बढ़िया धंधा कौन सा है बताओ? ऐसा होगा? नहीं। जब पेशेंट जाता है कि कुछ अनईजी सा फील हो रहा है, डॉक्टर को दिखाना है, तो वहां पर क्या होता है, ओपीडी स्लिप कटती है। तो सबसे मेजर इनकम किस चीज की है? ओपीडी स्लिप की। तो वहां पर वो स्लिप में क्या करते हैं, पेशेंट रजिस्टर मेंटेन करते हैं, आपका नाम पूछेंगे, कितनी एज है, कहाँ से आए हो वो, और कौन से डॉक्टर से मिलना है उसका नाम, और वो आपको एक पर्ची काट के आपसे पैसे ले लेंगे और लाइन में बैठ जाओ। तो सबसे पहली इनकम आती है यहाँ से। तो ऑडिटर को कैसे पता लगेगा कि इस साल में ओपीडी फीस से कितनी फीस आई है? रजिस्टर ऑफ पेशेंट, जहां पर हर पेशेंट का नाम रिकॉर्ड किया था, कौन से डॉक्टर से मिलने आया था, कितनी फीस चार्ज करी, ये होगा। फिर उससे क्या कलेक्ट किया होगा? कैश। वो कहां से पता लगेगा? कैश बुक से। तो हमने पेशेंट को एक ओपीडी स्लिप काट के दी है ना, उस ओपीडी स्लिप में कितना कैश लिखा हुआ है और उतना कैश कैश बुक में गया या नहीं गया, ये चेक करो। सर सारी ओपीडी स्लिप चेक करेंगे? एक दिन में कितने पेशेंट आते हैं? बहुत आते हैं, ठीक है। पूरे साल में तो हजारों स्लिप हो जाएगी, सारी चेक करेंगे? नहीं, सैंपल बेसिस पे। हम क्या करेंगे? सैंपल बेसिस पे चेक कर लेंगे। ओके, आगे। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अब बताओ, डॉक्टर से ज्यादा पैसे कौन कमाता है बेटा? अब वो अपना पैसा, हॉस्पिटल वाले अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते होंगे? एफडी में, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, यहाँ जमा करवाते होंगे इन्वेस्टमेंट। तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। हॉस्पिटल में भी ऑडिटोरियम होता है बेटा, बड़े हॉस्पिटल्स में होता है, क्योंकि जब कोई नई डिसीज आती है तो डॉक्टर्स को क्या करता है, सेमिनार हॉल में बुला के एक सीनियर डॉक्टर वो देता है, सेमिनार देता है कि इस तरह की डिसीज आई है तो हमें इस तरह का ऐसा ट्रीटमेंट करना चाहिए। वो ऑडिटोरियम साल में 4 या 5 बार यूज होता होगा, बाकी दिन हॉस्पिटल वाले उसे क्या कर देते हैं, किराए पे दे देते हैं। लेगेसी डोनेशन, कोई बंदा मर गया, ठीक है, कोई अमीर आदमी है वो मर गया, उसके बेटे ने क्या किया, कुछ प्रॉपर्टी हॉस्पिटल को दान कर दी कि मेरे फादर की डेथ जो है कैंसर से हुई, मैं चाहता हूं कि आगे किसी की डेथ कैंसर से ना हो, तो हॉस्पिटल को मैं कैंसर के लिए ट्रीटमेंट के लिए क्या कर रहा हूँ, डोनेशन दे रहा हूँ, ले लो, बहुत अच्छी बात है। सेम पॉइंट, हॉस्पिटल अगर ट्रस्ट है तो मेंबर से क्या आ रहा होगा, सब्सक्रिप्शन। सेम पॉइंट, गवर्नमेंट से ग्रांट आई है, ग्रांट भी आ जाएगी। बड़े खर्चे हो रहे हैं, परचेज हो रहे हैं, बड़े खर्चे हो रहे हैं, तो वो क्या होने चाहिए, खासकर वो जो कैपिटल नेचर के हैं, तो ये सैंक्शन होने चाहिए, सैंक्शन ऑफ ट्रस्टीज या मैनेजिंग कमेटी, एज द केस में भी। सेम पॉइंट है, गवर्नमेंट से ग्रांट आई है तो ग्रांट चेक कर लो, टीडीएस का रिफंड चेक कर लो, अगर आपका हॉस्पिटल टैक्स फ्री वाला है तो। अगर आपका हॉस्पिटल चैरिटेबल हॉस्पिटल है तो टीडीएस का रिफंड आएगा, ठीक है। बजट, हर काम किससे होता है, जो चैरिटी का कोई भी चीज होगी ना बेटा, तो हमेशा बजट के हिसाब से चलती है, कि इतनी अगर हमें इनकम मिल गई तो इतना खर्चा कर देंगे, तो इसके हिसाब से बजट। और अगर खर्चा ओवर बजट जा रहा है तो क्या होना चाहिए, सैंक्शन होना चाहिए। सेम पॉइंट, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए किस चीज पर, रिसीट एंड डिस्ट्री ऑफ स्टोर, मेडिसिन, लीलन मतलब कपड़े, एपरेटस ये इक्विपमेंट वगैरह होते हैं, क्लोथिंग, इंस्ट्रूमेंट एटसेट्रा। तो हॉस्पिटल के लिए मेजर चीजें परचेज में क्या आती हैं बताओ? दवाइयां, मेडिकल इक्विपमेंट्स, ये सब चीजें, तो इनकी ऑडिट करो, इन्वेंट्री रजिस्टर चेक करो, और चेक करना इश्यू किए गए हैं ओनली अथॉरिटी के साथ। इंटरनल चेक ऑन परचेजेस या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑन परचेज एंड इन्वेंट्री। डेप्रिसिएशन किस चीज पे, हॉस्पिटल की बिल्डिंग पर, हॉस्पिटल में इक्विपमेंट्स पे, मेडिकल इक्विपमेंट्स आते हैं ना बहुत सारे, तो उन पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। एक रजिस्टर होना चाहिए, रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये तो इन्वेस्टमेंट के साथ लिखना चाहिए पॉइंट, रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट मांग लो, और इन्वेस्टमेंट से होने वाली सारी इनकम जो है वो रिकॉर्ड कर रखी है नहीं कर रखी है, ये चेक करो, ये पॉइंट इसके साथ आएगा, खत्म।
तो हॉस्पिटल की ऑडिट में क्या चेक करना है, पेशेंट रजिस्टर, उससे कैश कलेक्ट हो गया, कैश बुक में डाल दिया गया, बाकी सारे पॉइंट सेम है जो भी पढ़ के आए। इन्वेंट्री को फिजिकली वेरीफाई करो, और मैनेजमेंट से WR ले लो, WR रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, इसको मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर भी बोलते हैं, कि आपने सारी इनकम वगैरह और सारे एक्सपेंस वगैरह में शो कर दिए हैं, कोई ग्रांट वगैरह रिसीव हुई है, डोनेशन रिसीव हुआ है, तो आपने हमें सारा शो कर रखा है, बस WR। SA 580 इसलिए नहीं मेंशन कर रहे क्योंकि SA किसके ऊपर लगते हैं, कंपनी के ऑडिट पे। हो गया, ये भी सिंपल सा था। ऑडिट ऑफ क्लब, बताओ क्लब, क्लब का नाम सुन के माइंड में क्या आता है, डांस, खाना पीना, बेटा ये वो क्लब नहीं है। क्लब का बेसिक थीम क्या होता है कि क्लब जो है ना कुछ लोग मिलके बनाते हैं, वो उस क्लब के क्या कहलाते हैं, मेंबर। इनका एक कॉमन पर्पस होता है, जैसे हेल्थ क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, एंजॉयमेंट क्लब, जिसको रिक्रिएशन क्लब भी बोलते हैं हम। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि हिसार है ना, अगर मैं 30 साल पहले जाऊं, 30 साल से भी 30 साल, हाँ 30 साल पहले चले जाओ अगर आप, तो हिसार में ज्यादा डेवलपमेंट नहीं थी। हिसार में इंडस्ट्री के नाम पे जिंदल इंडस्ट्री, जिंदल स्टेनलेस स्टील जो कंपनी है अपनी, ये काफी ग्रो कर रही थी इंडिया के अंदर। तो इनको क्या चाहिए, इनको इंजीनियर चाहिए थे, इनको CA चाहिए थे कंपनी को चलाने के लिए, MBA भी बंदे चाहिए थे। ये कहां से मिलेंगे, अपने हिसार में नहीं थे इतने इंजीनियर CA, हिसार में बहुत ही कम थे, बहुत रेयर थे। तो इनको कैंपस प्लेसमेंट करनी होती थी दिल्ली के कॉलेजेस में जाके। अब मान लीजिए आपने दिल्ली के किसी अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रखी है, और जिंदल वाले कहते हैं कि आओ भैया हिसार आ जाओ, हम आपको हिसार हिसार बुलाएंगे, पैकेज अच्छा दे देंगे। वो कहते हैं नहीं हिसार तो नहीं आएंगे। कहते क्या दिक्कत है यार, तुम्हें दिल्ली में पैकेज मिल रहा है 5 लाख का, हम आपको 6 लाख का पैकेज देंगे, ज्यादा दे रहे हैं आप, हिसार क्यों नहीं आ रहे। सर पैसे खर्च कहाँ करूंगा, एक लेवल ऐसा आएगा आपकी जिंदगी में, अभी तो देखो पैसा बहुत जरूरी है, सबके लिए जरूरी होता है, आगे तक भी जरूरी रहेगा, बट जब आप CA बनने के बाद 15 साल जॉब कर लोगे, 15 भी नहीं 10, आप अच्छा खासा पैसा कमा चुके होंगे, और उसके बाद आप कहोगे अब पैसा खर्च भी करना है, एक अच्छी लाइफ चाहिए हमें, पैसा कमा लिया अब हमें एक अच्छी लाइफ चाहिए। तो वो कहते हैं हम पैसा कमा तो लेंगे, पैसा खर्च कहाँ करेंगे। ना हिसार में कोई जिम, ना हिसार में कोई पार्क, एक मधुवन पार्क हुआ करता था उस टाइम पे, बस टाउन पार्क भी नहीं हुआ करता था, मधुवन पार्क होता था, सिर्फ एक पार्क। कल को कोई पार्टी वार्टी करनी हो तो हिसार में तो कोई बार भी नहीं है, एक लीडो बार हुआ करता था बस स्टैंड के सामने, शायद अभी भी है, हाँ एक ही बार है। कोई क्लब नहीं है पार्टी शार्टी करने के लिए, ना कोई स्विमिंग पूल था उस टाइम पे हिसार में, ये 7 रोड वाली नहर थी बस, इसमें कोई नहाने घुस गया पता लगा बह गया, ठीक है। बैडमिंटन कोर्ट वगैरह तो भूल ही जाओ। तो ये कहते हैं कि हम ऐसी जगह पर आ गए, तो शाम के टाइम पे हम फ्री है, हम जाएंगे कहाँ, हिसार में तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर जिंदल वालों ने क्या किया, हिसार में क्लब बनाया, जिंदल क्लब। हिसार में एक ही क्लब ढंग का है, जिंदल क्लब, बाकी क्लब्स नहीं है, बाकी तो क्लब के नाम पे धब्बा है। जैसे MG क्लब का नाम सुना होगा, तो वो बेसिकली क्लब नहीं है, वहां पर तो कोई भी मुंह चुक के घुस जाएगा। क्लब में सिर्फ कौन जा सकता है, मेंबर्स। जैसे आप लोगों ने जिंदल क्लब का नाम सुना है, नहीं सुना तो क्यों नहीं सुना, क्योंकि आप लोग जा ही नहीं सकते। ऐसी जगह है जहां पर हम जा सकते हैं, गए भी होंगे तो पता लगेगा। जिंदल क्लब में सिर्फ किसकी एंट्री होती है, मेंबर्स की। और जिंदल क्लब के मेंबर कौन होंगे, जो जिंदल कंपनी में काम करने वाले ऑफिसर क्लास के बंदे हैं, उनकी उनकी और उनकी फैमिली की, ठीक है। फैमिली में भी सिर्फ 2 ही मेंबर, जैसे वाइफ तो होगी, 2 बच्चे मैक्सिमम, ये नहीं किसी के 4-5 बच्चे खाली बैठा बंदा तो सारे आने दो क्लब के अंदर, नहीं, ठीक है। तो वो क्लब आपको क्लब का मेंबर बनाएंगे, और क्लब की मेंबरशिप फीस लेते हैं, एक तो वही मेंबरशिप फीस जो लाइफ टाइम के लिए होती है, और फिर एक पीरियोडिक चार्जेस। अब अगर आप जिंदल क्लब में जाते हो तो वहां पर आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, वहां पर एक अच्छा गार्डन बना हुआ है जहां पर आप वॉक कर सकते हो, जिम है, ठीक है, वहां पर लाइब्रेरी भी है, वहां पर स्विमिंग पूल भी है, रेस्टोरेंट भी है, बार भी है, पार्टी करनी है तो एक बड़ा हॉल भी है जहां पर आप अपनी फैमिली के साथ कोई फैमिली फंक्शन वगैरह पार्टी वगैरह करनी है तो कर सकते हो। बैडमिंटन कोर्ट भी है, स्क्वैश कोर्ट है, हिसार में एक ही स्क्वैश कोर्ट है, वो वहां पर है, ठीक है। ये सब चीजें वहां पर फैसिलिटी है क्लब के अंदर। आप जाओ वहां पर, रेस्टोरेंट में आपको खाना पीना खाना है, आपको इमीडिएटली बिल पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप क्लब के क्या हो, मेंबर हो, तो आपको एक मेंबरशिप नंबर मिलता है, तो आपके मेंबरशिप नंबर पे चढ़ा देंगे कि इस दिन इसने इतने का खाना खाया। बाद में आपको जब आपसे पीरियोडिक सब्सक्रिप्शन मांगा जाएगा ना, तो पीरियोडिक सब्सक्रिप्शन के साथ में आपको बिल भी भेज देंगे कि ये तो आपका सब्सक्रिप्शन है जी,
और इतना आपने खाना वगैरह खाया है, जो फैसिलिटी यूज की है उसके चार्जेस है। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस होते हैं, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस होते हैं। लगभग एक साल में आप 40 गेस्ट अपने साथ लेके आ सकते हो, गेस्ट के पास होते हैं। तो जब भी आप गेट पे एंटर करोगे ना, तो आपकी एंट्री तो लाउड है, आपके साथ कोई आएगा तो उसके क्या मांगेंगे, पास। वो 40 पास मिलते हैं आपको साल में, तो आप अपने साथ गेस्ट भी ले जाके जा सकते हो। ठीक है, तो क्लब ये होता है जी। अगर कोई मेंबर दारू पी हंगामा करने लग गया तो क्लब का जो सेक्रेटरी होता है उसके पास ये पावर होती है कि वो उनको बाहर कर सकते हैं, कि बाहर इसकी मेंबरशिप क्या करो, कैंसिल करो। कहते मेंबरशिप कैंसिल कर रहे हो, लाओ मेरे पैसे वापस करो। कौन से पैसे? कहते जो मैंने मेंबरशिप के नाम के दिए थे और जो मैंने सब्सक्रिप्शन दिया, कुछ नहीं मिलेगा। जो क्लब की प्रॉपर्टी होती है वो किसकी होती है, क्लब की होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है क्लब। वो प्रॉपर्टी किसकी है, क्लब की। किसी मेंबर को कुछ नहीं मिलने वाला। पॉइंट सब में आया? हाँ, तो ये क्लब होता है। तो क्लब में वाउच करना है, हमें क्या करना है, रिसीट ऑफ एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस का मतलब एडमिशन फीस, मेंबरशिप फीस। एडमिशन की जाए मेंबरशिप फीस लिखते हैं। विद मेंबर एप्लीकेशन। सबसे पहले आपको क्लब का मेंबर बनना है, तो आपको क्या करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है कि मेरे को आपके क्लब का मेंबर बनना है। फिर इसको अप्रूव किया जाएगा। मिन्यूट ऑफ मैनेजिंग कमेटी चेक करो, वो अप्रूव करेगी कि इसको मेंबर बना लिया जाए। फिर मेंबर क्या पे करेगा, सब्सक्रिप्शन पे करेगा। हमें कैसे पता लगेगा उसने सब्सक्रिप्शन कितना पे किया है, काउंटर फॉइल रिसीट इश्यूड। जब आप सब्सक्रिप्शन पे कर दोगे तो आपको क्या इश्यू की जाएगी, रसीद। फिर आपकी एंट्री कहाँ हो जाएगी, रजिस्टर ऑफ मेंबर में। क्लब के अंदर रजिस्टर ऑफ मेंबर मेंटेन होता है, जैसे कंपनी में मेंटेन होता है वैसे यहाँ पर भी मेंटेन होता है। इसमें टोटल सब्सक्रिप्शन कितना ड्यू था, कितना कलेक्ट हो गया, कितना आउटस्टैंडिंग है, ये सब लिखा होता है। रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर सब लिखा होता है, किस मेंबर का कितना सब्सक्रिप्शन ड्यू है, कितना आ चुका, कितना एरियर है, कितना प्रीपेड है, सब लिखा होगा। एरियर अगर है तो उसको करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड। और एरियर को क्या करना चाहिए आपको, अगर एरियर है तो उसको प्रॉपरली एडजस्ट करना चाहिए। एडवांस रिसीव्ड है तो उसको भी प्रॉपरली एडजस्ट करना चाहिए। सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट पढ़ के आए ना, आपको मैंने नोट्स में करवाया, ये वही पॉइंट है। मेंबर सब्सक्रिप्शन, मेंबर सब्सक्रिप्शन कितना ड्यू है, कितना रिसीव्ड है, इससे ये पता लग जाएगा एरियर में कितना है और एडवांस कितना है। इसकी प्रॉपर एडजस्टमेंट होनी चाहिए बॉस। ओके, टोटल कर लो कॉलम को, कॉलम ऑफ रजिस्टर मेंबर एंड टेली देम। जैसे कितना कलेक्शन हुआ, तो कलेक्शन कहां से पता लगेगी, कैश बुक से। कलेक्शन कितनी हुई कहां से पता लग जाएगा, कैश बुक से। ओके, अगर एरियर में काफी टाइम से है तो नेसेसरी स्टेप हैव बीन टेकन फॉर रिकवरी। ऑडिटर चेक करेगा भाई रिकवरी के लिए स्टेप लिया है नहीं लिया है। अगर आपको लगता है वो इरिकवरेबल है तो उसको एनुअल रिपोर्ट में मेंशन करो। ये रिकवरी नहीं हो सकता तो इसको एनुअल रिपोर्ट में लेके जाओ कि भैया इसको राइट ऑफ करो भैया, और उसकी मेंबरशिप क्या करो, कैंसिल करो। जब वो पैसे ही नहीं दे रहा मेंबरशिप के तो उसको आने क्यों दे रहे हो, क्लब की एंट्री उसकी क्या करो, बंद करो। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए किस पे, प्राइस ऑफ फूड स्टफ ड्रिंक्स परचेज। बेसिकली इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ओवर परचेज एंड सेल। रेस्टोरेंट में खाने का सामान मिलेगा, ड्रिंक्स मिलेगी, ठीक है, ओके। उससे ऊपर कितनी फीस चार्ज की है ये चेक करो। अगर वो बिलियर्ड्स खेल रहा है, टेनिस खेल रहा है, तो उसके चार्जेस आपने लिए हैं नहीं लिए हैं वो चेक करो। मेंबर के लिए फ्री होता है, बट कुछ फैसिलिटीज ऐसी होती है जिसके लिए नॉमिनल फीस पे करनी पड़ती है, जैसे स्विमिंग। जैसे आप जिम इक्विपमेंट वगैरह यूज करोगे कोई फीस नहीं है, बट अगर आप वहां पर पर्सनल ट्रेनर यूज करोगे तो उसके चार्जेस लगेंगे। स्विमिंग पूल के चार्जेस लगते हैं। मेंबर के लिए मेरे ख्याल से एक दिन का 20 या 30 रुपए होता है, और अगर कोई अपने साथ वो गेस्ट लाया तो मेरे ख्याल से 100 रुपए की एंट्री होती है, कुछ ऐसा होता है। बाकी मेरे को ज्यादा ध्यान नहीं है इसका। ओके, उसके बाद हमें क्या चेक करना है, एवरी मेंबर हैज बीन डेबिटेड विद अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम हिम। जिस मेंबर से जितना पैसा लेना है वो रिकवर कर लिया गया है या नहीं कर लिया गया। अगर रिकवर नहीं किया गया तो एनुअल रिपोर्ट में मेंशन करो किससे रिकवरी नहीं हो रही है। ओके, वाउच परचेज ऑफ स्पोर्ट्स आइटम, फर्नीचर, क्रॉकरी एटसेट्रा। ये तो वही, अगर परचेज चेक करो। और इनको कहां चेक करो, ट्रेस करो, इन्वेंट्री रजिस्टर में।
परचेज ऑफ फूड स्टफ, सिगार, वाइन एटसेट्रा, ये भी चेक करो। देखो, जो क्लब होता है उसका मेन काम कभी भी प्रॉफिट कमाना नहीं होता बेटा। क्लब किसके लिए बना है? मेंबर्स के एंजॉयमेंट के लिए बना है। अब मुझे बताओ, अगर क्लब ने 100 रुपए की कोई आइटम खरीदिया है तो वो मेंबर को 100 रुपए में दे या ज्यादा में दे? ज्यादा में दोगे तो फिर तो प्रॉफिट के लिए हो गया, फिर तो मैं नॉर्मल रेस्टोरेंट में भी जाऊंगा, क्लब में क्यों जाऊंगा? तो फिर ऑन कॉस्ट दे दे। ऑन कॉस्ट तो नहीं देंगे, क्यों? सर जो वेटर वगैरह है और जो बिल्डिंग की साफ सफाई है उसके लिए क्या लगेगा? खर्चा। तो एक छोटा सा नॉर्मल रेट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट क्या किया जाता है? अर्न किया जाता है ऑन सेल। सेल प्राइस चेक करना है तुम्हें। सेल प्राइस में नॉर्मल रेट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट किया जाता है, ठीक है ना? बहुत ही माइनर सा एक प्रॉफिट ऐड किया जाता है, क्योंकि उस प्रॉफिट से हमें खर्चे भी तो निकालने हैं। अच्छा, ओके। फिजिकली वेरीफाई, परचेज को क्या करना है? स्टॉक को फिजिकली वेरीफाई करना है, उसका वैल्यूएशन भी चेक करना है। ओके। जो फर्नीचर स्पोर्ट्स मटेरियल है इनको भी क्या करना है? फिजिकली वेरीफाई करना। तो ऊपर क्या था? ऊपर फूड आइटम्स थी, नीचे क्या है? स्पोर्ट्स आइटम वगैरह, फर्नीचर वगैरह, ये सब। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट अगर कर रखी है तो उसका रजिस्टर मंगवा लो और चेक करो उनकी वैल्यू सही है या नहीं है, और उनसे जो इनकम आ रही है वो आपने रिकॉर्ड कर रखी है या नहीं कर रखी है। ये भी ध्यान रखना, जो आपके क्लब का सेक्रेटरी है उसकी जो फाइनेंशियल पावर है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल पावर? पैसा उधार लेने का और पैसा उधार देने का, मनी लैंडिंग, बोरोइंग एटसेट्रा, ये एक्सीड नहीं कर रहा है, लिमिट के अंदर अपनी पावर को क्या कर रहा है? यूज कर रहा है। और अगर ये लिमिट में अपनी पावर को यूज नहीं कर रहा है तो मैं रिपोर्ट में डाल दूंगा। हो गया क्लब का काम भी। लो जी, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले इसको याद करने का तरीका क्या है? सबसे पहले एप्लीकेशन देनी होती है। अगर आपको क्लब का मेंबर बनना है ना, तो आपको क्या देनी होती है? एप्लीकेशन देनी होती है। एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप। उसके बाद ये एप्लीकेशन कहां जाएगी? मैनेजिंग कमेटी के पास, और मैनेजिंग कमेटी डिसाइड करेगी किसको क्लब का मेंबर बनाना है या नहीं बनाना। उसके बाद आपका नाम कहां जाएगा? रजिस्टर ऑफ मेंबर पे आ जाएगा। तो पहली प्रोसेस तो ये चेक करनी है। उसके बाद क्या चेक करना है? सब्सक्रिप्शन ड्यू एंड रिसीव्ड। इससे क्या पता लगेगा? कितना सब्सक्रिप्शन एडवांस में आया हुआ है और कितना आउटस्टैंडिंग है। इसकी प्रॉपर अकाउंटिंग होनी चाहिए। अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है तो भैया इसकी रिकवरी क्यों नहीं कर रहे? आपने रिकवरी स्टेप्स क्या लिए? और अगर ये इरिकवरेबल है, अगर आपको लगता है सर ये रिकवर नहीं हो पाएंगे, वो मेंबर तो हमारी जॉब भी छोड़ के जा चुका, तो भाई इसको मैं क्या कर दूंगा? रिपोर्ट कर दूंगा मैनेजिंग कमेटी को। किस लिए? इसकी मेंबरशिप हटाओ ना फिर। अगर रिकवरेबल नहीं है तो इसकी मेंबरशिप हटाओ फिर। ओके। उसके बाद इनका और खर्च, इनकम क्या सोर्स से आएगी बताओ? इनकम फ्रॉम सेल ऑफ फूड स्टफ। रेस्टोरेंट में फूड स्टफ बेचोगे, वाइन बेचोगे, सिगार बेचोगे, इससे इनकम आती है। ध्यान रखना, कॉस्ट प्लस नॉर्मल नॉर्मल मार्जिन रखना होता है। ऑडिटर चेक करेगा कि आपने ओन कॉस्ट तो मान नहीं दिया, नॉर्मल मार्जिन आपको चार्ज करना है, ठीक है? खर्चा किस पे लगेगा? एक्सपेंसेस ऑन परचेज। परचेज किसकी? फूड स्टफ की।
वाइन की, ठीक है। तो भाई इसका तो फिजिकल वेरिफिकेशन भी करो, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक। हम परचेज कर रहे हैं फर्नीचर की, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की, भाई इनका भी स्टॉक चेक करो। इन्वेस्टमेंट अगर आपने कर रखी है तो इसका इसकी वैल्यूएशन चेक करो एंड फिजिकल वेरिफिकेशन चेक करो, फिजिकल वेरिफिकेशन करो। लो, ये पॉइंट है बेटा। अगला ऑडिट ऑफ सिनेमा। बस हो गया, 5 मिनट पढ़िए, 5 मिनट का टॉपिक है। संडे को इस चैप्टर के बाद अपनी एक तो यूनिट पेंडिंग थी ना, चैप्टर 4 की और एक चैप्टर 3 की। चैप्टर 4 का एक ऐसे पेंडिंग है, ऐसे 501 का, ये पेंडिंग था ना। और चैप्टर 3 की एक 50 यूनिट बाकी है, और एक चैप्टर नंबर 8 के अंदर 710 बाकी है, ठीक है। चलो, एक कारो बाकी है, हाँ, कारो मेन है। ऑडिट ऑफ सिनेमा में आओ। अच्छा, सिनेमा हॉल के अंदर बताओ मेजर इनकम किस चीज से होती है, बताओ। टिकट सेल से। मेजर खर्चा किस चीज पे होता है उनका, सिनेमा हॉल वालों का। अब मूवी परचेज करेंगे तो सिनेमा हॉल वालों को क्या पे करना पड़ता है, पैसा। पहला खर्चा मूवी का। दूसरा साफ सफाई, सिनेमा हॉल की साफ सफाई, प्रोजेक्टर वगैरह के ऊपर डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग की मेंटेनेंस का खर्चा, ठीक है। अच्छा, सिनेमा हॉल की मेजर कमाई आपने क्या बताई थी, किससे होती है, टिकट से? कभी नहीं, खाने से। जब आप अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जाते हो ना, तो टिकट के पैसों का डर नहीं लगता आपको। बाई चांस आपकी गर्लफ्रेंड ने कहते बर्गर खाऊंगी, तो बेटा टिकट से ज्यादा पैसे तो बर्गर पे लग जाएंगे आपके। पॉपकॉर्न का डब्बा मांग लिया तो, और कोल्ड ड्रिंक मांग ली तो कपड़े बिक जाएंगे आपके बेटा, ठीक है। तो वहां पर जो फूड स्टॉल होती है, उनको उनके दो सिस्टम होते हैं। पहला सिस्टम होता है कि उन्होंने फूड स्टॉप क्या कर रखी है, रेंट कर रखी है जी। भाई हमें तो 1 लाख रुपए महीने का रेंट दे दो, तुम कुछ ही बेचो। तो उस केस में इनकम कहां से आएगी, रेंट से। कहां से वेरीफाई करूंगा, रेंट रजिस्टर दिखा दो, रेंट एग्रीमेंट चेक करवा दो। बट अगर वो आपकी है तो फिर क्या चेक करना पड़ेगा, अभी क्या पड़ गया है, परचेज ऑफ फूड आइटम, सेल ऑफ फूड आइटम, फिर ये भी चेक होगी, इन्वेंट्री भी चेक होगी। पॉइंट सब में आ रहा है। अच्छा, ये जितने भी फिल्म बनाने वाले बंदे हैं ना बेटा, वो जैसे अब सलमान खान ने अनाउंस कर रखी ना, एक फिल्म बना रहे हैं वो इंडिया पाकिस्तान, सॉरी इंडिया चाइना वॉर के ऊपर है। कौन सी, तलवार नहीं नहीं, कुछ और नाम, हाँ गलवान। तो गलवान मूवी जो आ रही है अब है ना, लोगों को लग रहा है कि मूवी अच्छी आएगी। अनाउंसमेंट करती है ना, सलमान खान के पास पहले ही पहुंच जाते हैं कि सर हमारे सिनेमा हॉल के लिए आपके 3 रील चाहिए, हमें 3 स्क्रीन है तो 3 रील चाहिए। तो सलमान खान कहता है कि एक काम करो, 10 करोड़ रुपए भी दे जाओ, भाई हम फिल्म बनाएंगे, उसका बजट है 200 करोड़, तो 200 करोड़ रुपए हमें भी तो निकालने हैं। तो जो फिल्म ये सिनेमा हॉल वाले होते हैं ना, ये पहले ही आ जाते हैं उनके पास, 10-10 करोड़ 50-50 करोड़ ले लेते हैं पहले। ये आपने दे दिया एडवांस, ये आपने क्या कर दिया, एडवांस दे दिया। अब बताओ ये खर्चे में जाएगा या कैसे आएगा, एसेट साइड में आएगा। और जब आप फाइनल पेमेंट करोगे फिल्म की, तो वो एडवांस उसमें क्या होगा, एडजस्ट होगा। तो ऑडिटर चेक करेगा कि अगर आपने एडवांस पे कर रखा है फिल्म प्रोड्यूसर को, तो भाई उसको एसेट साइड में दिखाना, वो खर्चा नहीं है। और जब फाइनल पेमेंट करोगे तो उसमें क्या करनी है, एडजस्टमेंट करनी है। एक मोटा खर्चा किस चीज का होता है, एंटरटेनमेंट टैक्स, जीएसटी कह लो अब तो। जब आप टिकट खरीदते हो तो उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होता है ना, गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, ठीक है। हमेशा हर सिनेमा हॉल वाले 5 से 10 सीट के फ्री पासिस रखते हैं, कि कल को कोई खास बंदा आ गया अचानक से तो उसको फिल्म दिखाने के काम आएगा, फ्री पासिस रखते हैं। अब जरूरी थोड़ी कि वो आए,
अब मान लो आप 5 दोस्त चले गए, भाई साहब 5 टिकट देना, वो टिकट काउंटर वाला बंदा बोलता है कितने बंदे हो, 5। अब मूवी स्टार्ट होने वाली है, उसको पता कोई गेस्ट तो आया नहीं, तो फ्री पासिस वेस्ट हो जाएंगे, तो वो आपको कहता है कि आधे पैसे दे दो, मैं तुम्हें फ्री पासिस दे देता हूँ। ऐसा काम भी होता है। बट क्या फ्री पासिस टिकट काउंटर पे होने चाहिए? अगर होंगे तो बेच देगा उसको। कहाँ होने चाहिए? प्रॉपर अथॉरिटी के पास। अच्छा, सिनेमा हॉल में गए हो तो एंट्री गेट कितने होते हैं? एक। एक वहां पर टिकट चेक करने के बाद ही आपको अंदर जाने देंगे। और एग्जिट गेट कितने होते हैं? 3-4 होते हैं। होते हैं ना? अब सन सिटी में जाके देखोगे तो एग्जिट गेट 2 सामने दिख रहे होंगे, एक वो बीच में सीढ़ियां जहां से आए थे। क्लियर है? आओ, तो सबसे पहले वेरीफाई करो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में क्या? एंट्रेंस जो है थ्रू प्रिंटेड टिकट्स ओनली। आपको एंट्री कब मिलेगी? जब आपके हाथ में टिकट होगी तभी मिलेगी, नहीं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। टिकट क्या होनी चाहिए? सीरियली नंबर्ड होनी चाहिए। टिकट के ऊपर क्या होना चाहिए? सीरियल नंबर, ताकि ये पता लग सके कितनी टिकट बिकी है और कितनी अनसोल्ड रहेगी। नंबर ऑफ टिकट इश्यूड, कितनी टिकट इश्यू हुई है, इससे ये पता लग जाएगा। ठीक है। एडवांस बुकिंग की जो सीरीज होती है वो अलग होती है, क्योंकि इस पे क्या देना पड़ता है? हमें कमीशन देना पड़ता है। एडवांस टिकट की जो सीरीज होगी ना, उसकी अलग होती है सीरीज हमेशा। जैसे आपने बुक माई शो से टिकट अगर बुक करी है, पेटीएम से बुक करी है, तो वो चार्जेस लेते हैं, तो चार्जेस पे करने पड़ते हैं आगे उनको भी, सिनेमा हॉल वालों को। जो टिकट है, इन्वेंट्री ऑफ टिकट है, वो किसकी कस्टडी में होनी चाहिए? रिस्पॉन्सिबल स्टाफ की कस्टडी में। ठीक है, ओके। जब एक शो एंड हो जाता है, एंड ऑफ शो हो जाता है, तो एक स्टेटमेंट बनती है बेटा, स्टेटमेंट ऑफ टिकट। ये अलग पॉइंट है, ध्यान रखना। पहला पॉइंट आ गया टिकट के बारे में। दूसरा पॉइंट आ गया ये आपने नहीं सुना होगा। जैसे ही एक शो एंड होता है, एक पेज बना होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं एंड ऑफ शो स्टेटमेंट। उसमें ये लिखा होता है, जैसे आपके सिनेमा हॉल में मान लीजिए 250 सीट है बैठने के लिए, तो शो एंड होने पे क्या लिखा लिखेंगे? 250 में से कितनी टिकट बिकी? मान लो 230, तो 230 टिकट सोल्ड, 20 अनसोल्ड। जो टिकट बिकी उसके सीरियल नंबर, जो टिकट बिकी है उसका सीरियल नंबर क्या है, और जो टिकट नहीं बिकी उसका सीरियल नंबर क्या है। ये एक स्टेटमेंट बनेगी, टिकट सोल्ड, और फिर उसके कैश कितना कलेक्ट हुआ इसके साथ मैच करके हर शो का बनता है ये पेज, हर शो का। अब जैसे मान लो आप फिल्म देखने जाते हो, तो आप कहते हो ना भैया दिखाना कौन कौन सी सीट खाली है, तो आपके सामने वो एक मैप सा बना होता है, आप कहते हो भैया ये 2 सीट दे दो, तो उसका सीरियल नंबर अलग होगा बेटा। तो मान लो 230 सीट यूज हुई है, तो हो सकता है बीच बीच की सीट अनसोल्ड रही हो, तो उन सबका नंबर लिखा होता है इस पे, कौन सी सीट बिकी और कौन सी नहीं बिकी। क्लियर है? फ्री पासिस प्रॉपर अथॉरिटी से इश्यू होने चाहिए। एंटरटेनमेंट टैक्स आपने कलेक्ट कर लिया है और ये आपने पे कर दिया है, ये कैसे पता लगेगा? एंटरटेनमेंट टैक्स रिटर्न, बेसिकली आजकल क्या आ गया? जीएसटी। आपने जीएसटी कलेक्ट कर लिया है और पे कर दिया है, कैसे पता लगेगा कितना पे किया? रिटर्न से देख लो। कैश बुक में एंट्री चेक करो सेल ऑफ टिकट की, कहां से पता लगेगा कितनी टिकट बिकी है? बोलो बोलो। एंड ऑफ शो स्टेटमेंट। तो एंड ऑफ शो स्टेटमेंट से मैं स्टेटमेंट में चेक करूंगा कितनी टिकट बिकी, 230। एक टिकट का प्राइस आपका कितना है? कहता 200 रुपए, तो 230 मल्टीप्लाई बाय 200, 46,000 कहां आने चाहिए? कैश बुक में आने चाहिए इस शो के बाद। दिखाओ एंट्री। ठीक है, ओके। उसके बाद में चार्जेस कलेक्टेड फॉर एडवर्टीजमेंट स्लाइड, लो ये इनकम तो भूल ही गए। जब मूवी देखने जाते हैं तो एडवर्टीजमेंट आती है नहीं आती है? आती है, तो उनसे इनकम चेक करो। आपको खर्चा करना पड़ता है एडवर्टीजमेंट पे। सन सिटी वाले एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? सन सिटी वाले एडवर्टीजमेंट करते हैं ना, मिराज वाले भी एडवर्टीजमेंट करते हैं, उनका खर्चा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा, ये सारे खर्चे ध्यान रखना। कोई भी ये खर्चा क्या नहीं होना चाहिए? कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए। ये रेवेन्यू नेचर के खर्चे है, कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन एंड फर्नीचर, मशीन का मतलब प्रोजेक्टर, एसी, फर्नीचर का मतलब वो चेयर। ठीक है, डेप्रिसिएशन चार्ज कर रखा है नहीं कर रखा है। वाउच पेमेंट ऑफ फिल्म हायर विद बिल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर,
फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको इनवॉइस इश्यू किया होगा, ये परचेज है, परचेज के टाइम पे परचेज का बिल चेक करते हैं और अमाउंट चेक करते हैं। एग्जामिन अनएडजस्टेड बैलेंस आउट ऑफ एडवांस पेड टू डिस्ट्रीब्यूटर, हमने एडवांस पे कर रखा है तो चेक करो वो एडवांस सही है और रिकवरेबल है। बहुत सी फिल्में ऐसी होती है बेटा जो रिलीज ही नहीं होती, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक्टर मर गया या डायरेक्टर, जैसे काफी सारे कई डायरेक्टर, कई फिल्म वाले ऐसे बंदे थे जो इंडिया छोड़ के भागे, जैसे नदीम शर्मन का नाम सुना होगा आपने, उनका काफी अच्छा म्यूजिक होता था। गुलशन कुमार टी सीरीज का जो मालिक था, तो उसके मर्डर के अंदर वो इन्वॉल्व थे, वो तब से कहा, उनको पता था इंडिया में रहेंगे तो अरेस्ट हो जाएंगे, तो इंडिया से बाहर यूएसए में बैठे हैं। तो उन्होंने जिन जिन फिल्म का म्यूजिक करना था कंपोज, जिनसे पैसे ले रखे, तो वो सारी फिल्में अटक गई उस टाइम पे। ठीक बात है। ऐसे ही मान लीजिए कोई फिल्म एक्टर भाग गया बाहर, क्योंकि सबके अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन तो होते ही है, सबको पता है, तो फिल्में अटक भी जाती है। कई फिल्में बजट के कारण अटक जाती है, कई फिल्में ये फिल्म एक्टर की डेट के कारण अटक जाती है। तो मैंने जो एडवांस पे कर रखा है, अगर वो गुड है और रिकवरेबल है तो ठीक है, उसको एसेट साइड में दिखाओ, नहीं तो उसे क्या करो, बैड डेट्स के तौर पे दिखाओ। ठीक है। वाई एडवांस नॉट एडजस्टेड, अगर लंबा टाइम हो गया तो एडवांस क्यों एडजस्ट नहीं हुआ, उसका प्रोविजन बनाओ। अगर मान लीजिए सलमान खान कहता है कि मैं किसी वजह से फिल्म ड्रॉप कर रहा हूं, गलवान मूवी में नहीं बना रहा, ठीक है, बट हमने जो एडवांस दे रखा है, सलमान खान की कोई और मूवी आएगी तो उसमें एडजस्ट कर लेंगे, तो एसेट साइड में दिखा सकते हो। ठीक है, बट अगर आपको लगता है भाई ये एडवांस वापस नहीं आएगा, तो इसे क्या करो, मेक अ प्रोविजन, अगर आपको लगता है ये इरिकवरेबल है तो। डेटर वाला ही पॉइंट है, आपने किसी को उधार माल बेच दिया, सीधी बात है, किसी को लोन या एडवांस दे दिया, अब वो रिकवर नहीं हो रहा तो क्या बनेगा, प्रोविजन बनेगा बेटा। उसके बाद शेयर इन रेस्टोरेंट इनकम, चेक करो, ये फिक्स सम लेते हो, रेंट लेते हो, या परसेंटेज लेते हो उनसे कि जितना माल बिकेगा तुम्हारा 20% हमारा, तो उसके हिसाब से चेक करो। परचेज ऑफ फूड स्टफ, सेल ऑफ फ्रूट स्टफ, कब कहता सर ये हमारा ही है, ये फूड एरिया, फूड कोर्ट एरिया हमारा है, हमने किसी को रेंट नहीं दे रखा। तो ये दो पॉइंट कब आएंगे, इफ फूड कोर्ट गिवन ऑन रेंट, और ये पॉइंट कब आएगा, इफ फूड कोर्ट ओन्ड बाय सिनेमा ओन, फिर परचेज चेक कर लो, सेल चेक कर लो। ठीक है, और अगर रेंट पे दे रखा तो रेंटल इनकम कितनी है और वो कलेक्ट हो रही है नहीं हो रही है, चेक कर लो, हो गया ये भी बेटा, डन है। चलो आगे, हो गया टाइम, चलो आज के लिए इतना काफी है।